So now we are done. Welcome to everybody. आप सभी का स्वागत है हमारा ये हर थर्सडे को सुबह 9 से 10 के बीच में आयोजित होने वाला वेबिनार का कार्यक्रम, जिसमें हम आरटीआई और इससे जुड़े हुए ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं ज़्यादातर, जिसमें नए जो लड़के हैं, ऐसे लोग जो आरटीआई जस्ट लगाना चाहते हैं, उनको इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है और ये चाहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिले और वो प्रारंभ करें। ये रहता है। इसके साथ-साथ यह भी रहता है कि कोई यदि आपके ज़्यादा व्यापक स्तर के प्रश्न हैं, तो उनका भी हम आपस में बैठ करके मिल करके उसका भी समाधान करते हैं, जो जैसे एक्सपर्ट इसमें जुड़े रहते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। प्रिय, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। प्रिय, सुन रहे हैं? रवि मिश्रा, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, हमें आ रही है। आवाज आपकी आ रही है तो शायद अभी म्यूट किए होंगे या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, बताइए आप लोगों का आरटीआई में क्या कुछ डेवलपमेंट अभी तक हुआ है? क्या कुछ कितना कुछ आप लोग इसमें कोई डिफिकल्टी यदि आ रही है और कहाँ कैसे आपने आरटीआई लगाया है, उसकी अपीलिंग प्रोसेस वगैरह क्या कुछ है, बताएं थोड़ा सा। सर मैं थोड़ा सुन नहीं पाया था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? मेरी आवाज साफ आ रही है क्या आपको? वजह से नहीं सुन पाया। जी हाँ, अभी आ रही है। नेटवर्क की भी प्रॉब्लम रहती है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आरटीआई आप लोगों ने लगाया हुआ है, तो उसमें क्या स्थितियां हैं और जो नए लड़के इसमें लगा रहे हैं उनको कोई डिफिकल्टी आ रही है, किस किस प्रकार की कोई समस्या है, तो आप इसका डिस्कस करें, बताएं। जी हाँ सर, सामान्यतः ये देखा जाता है कि शुरुआती दौर पर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर अपन सबसे पहले ग्राम पंचायत में आरटीआई लगाने का विचार रखते हैं। फिर उसके बाद जब ग्राम पंचायत में आरटीआई लगाते हैं तो सबसे पहले जानकारी नहीं होती कि आरटीआई लगाना किसको है, मतलब किसके नाम पर लगाना है। उसका प्रोसेस बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसमें जो नए लोग हैं, तो मैं थोड़ा सा इनमें अपने से कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हेलो, हाँ, बताइए। सर आवाज आ रही है ना बराबर? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं, बताइए, बोलते जाइए। जी सर, तो इसमें सबसे पहले लोक सूचना अधिकारी होता है, अपन उसको जन सूचना अधिकारी भी कह सकते हैं, जो ग्राम पंचायत के नाम से जाएगा और जनपद पंचायत में वो बैठते हैं। तत्पश्चात अगर वो सामान्यतः ये देखा जाता है कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी जो ग्राम पंचायत से संबंधित होता है, तो वो आप लोग ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए हैं ज्यादातर, और ग्राम पंचायतों की व्यापक स्तर पर समस्याएं देखी जाती हैं। क्या डिफिकल्टी आप लोगों को आ रही है ग्राम पंचायतों में आरटीआई लगाते समय, और उसको कैसे आप लोग डील कर पा रहे हैं? थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करिए। हाँ सर, मैं पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि शुरुआती दौर पर देखा जाता है कि जब जानकारी बंदे के पास नहीं होती, एप्लीकेंट जो होता है उसके पास जब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। हेलो, आप लोग इनकी रवि की आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आप म्यूट हो गए हैं, थोड़ा सा टेक्निकल चेक कर लें। हाँ ठीक है। आवाज साफ नहीं आ रही, तो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, और इनफैक्ट मैं इसमें लॉग आउट हो गया था। नेटवर्क हमारा भी सही नहीं चल रहा है, पर ठीक है। हाँ, अभी ठीक है जी, बताएं आगे। हाँ, तो सर मेरा यही कहना है कि आप कोई भी जो नया एप्लीकेंट है, तो वो ये ट्राई करे कि अपना एप्लीकेशन सीधे पोस्ट के थ्रू भेजे। बिल्कुल, ये तो प्रॉब्लम होती ही रहेगी। हाँ, ये तो इशू कई बार आया हुआ है। इनफैक्ट ये इशू तो कई बार आया हुआ है, और जो एक्सपर्ट हमारे हैं, जिसको हम संडे को हम लोग राष्ट्रीय हमारा जो मीटिंग होता है वेबिनार, उसमें ये बात आई है कि हम
बेसिकली ये कन्फ्रंटेशन के स्थान पर अपन डायरेक्ट पोस्टल सर्विस का उपयोग करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सिक्योर भी रहता है सर। आप लोगों को मैं एक इशू के बारे में बताना चाह रहा था। अभी हाल ही में कराधान का एक जो घोटाला मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में जो परिलक्षित हुआ है, उसके विषय में मैंने कुछ शेयर किया था फेसबुक में। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हमसे कुछ डिटेल पूछे हैं और उसमें जानकारी नहीं मिल रही थी। तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ वो जानकारी आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप लोगों को मैं उपलब्ध कराऊं। जी सर, स्वागत। एक रफ वे में, फिर बाद में कभी इसको और डिटेल में अपन बाद में जाएंगे। जी सर। आप लोग थोड़ा सा जो ना बोल रहे हो तो म्यूट कर लिया करें। अपन आ जाते हैं वो फाइल एक सेकंड। दिस पीसी लोकल डिस्क यूजर्स डेल डाउनलोड्स। अपन इस पे जाते हैं। ठीक है, मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में अवगत कराता हूं। आप कुछ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? जी हाँ सर, दिख रहा है स्क्रीन पे आप। हाँ, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने शेयर किए थे अभी फेसबुक में हाल ही में, ठीक है। और जी जी। ये हमने आरटीआई लगाया था एक पंचायत राज संचालनालय में, और पंचायत राज संचालनालय में हमने आरटीआई लगा करके कुछ जानकारी वहाँ पर चाहिए थी। तो ये जानकारी उन्होंने उपलब्ध करवाई थी 1148 पंचायतों की। इसमें आप देख सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत कुछ इन्होंने बात कही हुई है यहाँ पे। अब अपन इसको ये आप देख सकते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस ग्रांट के ऊपर लिखा हुआ है 2017-18, ठीक है। ये 2017-18 की परफॉर्मेंस ग्रांट है। इस परफॉर्मेंस ग्रांट को इन पंचायतों में विकास के लिए सरकार ने दिया। इसका निर्धारण कैसे होता है वो भी हमने उसको डिटेल में फेसबुक में शेयर किया था। तो इसमें से आगर मालवा जिला सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जिला लिखा हुआ है, फिर उसका जनपद लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, अमाउंट टू रिलीज, कितना राशि वहाँ पे रिलीज हुई है। तो आगर मालवा जिला में दी जाए, आगर जनपद है, ग्राम पंचायत का नाम नरवाल है, पॉपुलेशन अबाउट 2175, और अमाउंट इसमें रिलीज हुआ है 25,48,686। तो इस तरह से ये चालू होकर एक नंबर से, और फिर ये दूसरा आपका पेज है, तीसरा पेज है। अब इस पे अपन इसको देखते जाएं जरा।
अपन बालाघाट बैतूल पे आ गए, बैतूल भी है इसमें, जिला बालाघाट है। कौन कौन से जिले हैं, पहले अपन जिले पे आ जाए, तो जो लोग उन जिलों से संबंधित हैं तो उनको ये जानकारी मिल जाए। देखिए इसमें लिखा है पृष्ठ क्रमांक समथिंग और 6493 पंचायत राज 2020 15/6/2020 लोक सूचना अधिकारी जिला पंचायत आगर मालवा। मतलब ये वो जिले हैं जिन जिलों में 1148 पंचायतों में ये लगभग 296 करोड़ यानी कि लगभग 300 करोड़ की जो राशि है वो रिलीज की गई है 2017-18 की। आगर मालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, दतिया, खंडवा, ईस्ट निमाड़, गुना, होशंगाबाद, इंदौर, झाबुआ, कटनी, मंदसौर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, सिंगरौली, उज्जैन, उमरिया, अलीराजपुर, बड़वानी, छतरपुर, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर, खरगोन, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़, रतलाम, सतना, शहडोल, श्योपुर, सीधी, टीकमगढ़ एवं विदिशा की ओर से शिवानंद द्विवेदी की उक्त संदर्भित अपील की छाया पर संलग्न कर लेख है कि इनको 14वें वित्त आयोग की मूल एवं परफॉर्मेंस गारंटी कराधान योजना अंतर्गत जारी की गई राशि की जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाए। खैर ये तो हमने जो जानकारी मांगी थी, तो जो जानकारी इनके पास उपलब्ध थी इन्होंने दे दी थी, और जो नहीं उपलब्ध थी तो उन जिलों में जहां से ये संबंधित है उनके लिए इन्होंने धारा 6(3) के अंतर्गत इसको अंतरित कर दिया था। तो आप ये समझ गए हैं कि ये वो जिले हैं। अभी ये फेसबुक लाइव वगैरह में भी जा रहा है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। तो जो लोग इन जिलों से संबंधित हैं, तो हम आपको यही कहेंगे कि वो लिस्ट भी उपलब्ध है वहाँ पर, और जिनको वो लिस्ट चाहिए इन जिलों से संबंधित जो लोग हैं जिन्हें ये लिस्ट चाहिए, तो वो हमसे संपर्क भी सब कर लें, हम उसकी पीडीएफ फाइल भेज देंगे, और आप अपने-अपने जिलों में, अपने ब्लॉक में और संबंधित पंचायतों में आप ये सब जानकारी निकालें कि इस कराधान योजना के अंतर्गत जो राशि आई थी, इसका क्या किया गया, किस प्रकार से उपयोग किया गया, क्या ये पात्रता की श्रेणी में थी, और यही सारी चीजें। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पन्ने, टोटल 17 पन्ने कवर लेटर के साथ में ये जानकारी उन्होंने हमें उपलब्ध करवाई थी। और अंत में इसका सम अप है कि मतलब टोटल अमाउंट इन्होंने कितना रिलीज किया था 14वें वित्त आयोग की। लास्ट में विदिशा आता है अल्फाबेट के आधार पर, और सिरोंज यहाँ का जनपद है, और सिरोंज के जनपद के ही ज्यादातर ग्राम पंचायतों को रिनिया, घोसुआ, ताल, घटवार और जो भी 1148 टोटल, और राशि इसकी 296 करोड़ 64 लाख रुपए, लगभग 300 करोड़ का जो कहा जाता है, तो बेसिकली लगभग है वो 300 करोड़ का, राउंड अबाउट 296 करोड़ 64 लाख का ये राशि है। परफॉर्मेंस ग्रांट मतलब कराधान के अतिरिक्त भी लगभग जो शेष बचती है 2-3 करोड़ रुपए, वो भी किसी योजना में गई है, पर 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट वो कहलाती है। ठीक है, अब ये परफॉर्मेंस जो ग्रांट है इसका क्या पॉइंट क्या है, इसका मतलब किस तरह से ये रिलीज करते हैं, और इसका क्या इनका और फेसबुक में जाते हैं, कुछ इसमें लिखा था हमने। और नित्यानंद जी का स्वागत है, हमारे वकील साहब जुड़े हुए हैं। हमने कहा कि थोड़ा सा कराधान बहुत चर्चित रहता है, बहुत सारी लोगों को फाइन लग रही है, नहीं तो जरा बड़ा विषय है, और इस पे सभी आरटीआई एक्टिविस्टों को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए सर इसी उद्देश्य से हमने कहा कि लोगों को थोड़ा सा जगह हम लोगों को इसमें आवेदन देना चाहिए। बड़ा बढ़िया सारी चीजें बताई हैं आपके फेसबुक में, उससे पढ़ ले एक बार, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी जी बिल्कुल, यही उद्देश्य था अपना। और अपन ये देख रहे थे फेसबुक स्क्रीन शेयरिंग ही हो रही है इसमें, जरा वो जो आपने कल मैटर डाला है, जी जी सब उसको पढ़ लें और उसी हिसाब से आवेदन लगाएं।
सिरोंज जिससे मैं भी जी देख बिल्कुल, रहा हम भी हूँ यही कि बाहर के जिलों में भी इस तरह की चीजों को अपने देखना पड़ेगा कि वहाँ कौन सी चीजों को उठाएं। बिल्कुल क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जानकारी में अभी नहीं है पूरी तरह से। पूरी जाँच के लिए उनको दिया गया है कि वो जाँच करें, लेकिन अभी तक वो जाँच पूर्ण नहीं कर पाए हैं कि उसमें कुछ रिज़ल्ट आ पाए, जिस तरह से रीवा के परिप्रेक्ष्य में हो। ये वाली पोस्ट है यहाँ पर अपन इसको एक बार थोड़ा-सा देख लेते हैं। अ, बिल्कुल, ये हमारा स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या? नहीं फेसबुक का स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख अच्छा, अच्छा। अ, सर दिख रहा है वहाँ सर। स्क्रीन वाले हाँ, तो स्क्रीन में आपको क्या फेसबुक हमारा दिख रहा है क्या? जी 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 हाँ, बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर वो करता हूँ। ये वाला शेयर कर लेता हूँ स्पेशली। हाँ, अब ये दिख रहा है ना फेसबुक? हाँ, अभी नहीं तो सर, इसमें अभी अपन जो शुरू बात हो कर रहे रहा थे है। जैसे हाँ, ठीक है। जी दिख रहा है। आ गया। हाँ, जी, जी, आ गया। जैसे ये वाली पोस्ट की अपन बात कर रहे हैं, जो मिश्रा जी बात कर रहे थे वकील साहब, ये वाली पोस्ट अपन कल दिखे हैं कि मध्य प्रदेश में 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट के 300 करोड़ के 1148 पंचायतों की लिस्ट है जो यहाँ पर संलग्न है। हमने कहा था कि कृपया आप लोग अपने-अपने जिलों, ब्लॉक और पंचायतों में आरटीआई लगाकर समस्त जानकारी प्राप्त करें। अब इसमें सारे सारे बिंदु जिस तरह से किस तरह से आप इस पे अटैक कर सकते हैं मतलब एक सुनियोजित ढंग से कि कैसे आपको मतलब किन-किन बिंदुओं पे आप जानकारी माँगेंगे, कैसे माँगेंगे कि आपको जानकारी मिलेगी और कैसे उस चीज़ को आप हासिल कर पाएँगे। तो लिस्ट में जारी राशि का प्रयोग विकास कार्य में किस प्रकार किया गया? इस तरह से आपके दिमाग में बिंदु होने चाहिए। क्या राशि एकमुश्त निकाली गई? कि मनरेगा कन्वर्जेंस और अन्य नियुक्तियों के अनुरूप कार्य के अनुरूप थोड़ा-थोड़ा निकाली गई। इसका पॉइंट ये है कि जब ये 14वें वित्त आयोग की एक 10-12 पन्ने की हमारे पास गाइडलाइन है, वो मैं आपको अभी शेयर करूँगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो 14वें वित्त आयोग की राशि है, वो आप उसको किस प्रकार से उसको यूज़ करेंगे। मतलब उसमें मनरेगा कन्वर्जेंस की बात आती है कि ये जो राशि है, जैसे यदि 25 लाख या 30 लाख रुपए एक कोई ग्राम पंचायत के लिए आई, तो वो ग्राम पंचायत ये इस राशि को सीधे किसी वेंडर्स या किसी ट्रेडर्स के खाते में नहीं डाल सकती है। इनफैक्ट कोई भी पंचायती विकास कार्य की राशि सीधे किसी वेंडर्स या ट्रेडर्स के खाते में नहीं डाली जा सकती है। उसका एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया का पालन करने के बाद कि 10% फिर 20% कि 15% इस तरह से। जैसे 10% आपने डाला और आपने कुछ मटेरियल लिया। सपोज़ करिए किसी वेंडर्स को, ट्रेडर्स को आपने राशि जारी की और उसने आपको कुछ गिट्टी, बालू, सीमेंट आपको दे दिया, उसने लोहा, सरिया जो भी है कुछ आपने पंचायत के कार्यों के लिए वो सामग्री उनसे खरीदी। तो फिर जब आपने वो सामग्री खरीदी, उससे आप कार्य करवाएँगे। कार्य करवाएँगे तो आपका जो पंचायत का सब इंजीनियर या जो भी ज़िम्मेदारी इनको दी जाती है, उप यंत्री और सहायक यंत्री आकर उस का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद उसे बताएँगे कि हाँ, ये काम अप टू डेट है। अब आगे की राशि रिलीज़ के लिए आप उसको उपयोगिता प्रमाण पत्र वगैरह इस तरह से कुछ कहते हैं कि आगे की राशि अब इनको आगे आप रिलीज़ करिए और अगला सामान खरीदिए। तो इस तरह से फिर 15% फिर 20% मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आप पूरा बंदरवाट नहीं कर सकते कि 12 करोड़ की राशि आ गई गंगेय जनपद की, 18 करोड़ की राशि आ गई 38 पंचायतों के लिए। तो वो सारी की सारी राशि किसी वेंडर्स या ट्रेडर्स को एकमुश्त करके 2-3 दिन में और उसका पूरी तरह से खत्म कर दें, ये गलत हुआ। तो जो गंगेय के केस में हुआ तो यही सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने यही किया। सभी में करते हैं और इसमें वो पकड़े गए। फिर कराधान अच्छा इसमें मनरेगा कन्वर्जेंस की बात आती है। तो मतलब एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि जैसे मनरेगा में मज़दूर काम करते हैं, तो मज़दूर की राशि तो आप किसी वेंडर्स या ट्रेडर्स को दे नहीं सकते, वो तो उसके खाते में जाएगी। तो आपने यदि पूरी 18 करोड़ की राशि किसी वेंडर्स को आपने दे दी है, तो सवाल ये उठता है कि मज़दूरों की राशि का क्या हुआ? क्या वो भी वेंडर्स के माध्यम से मज़दूर लेंगे? मज़दूरों को तो सीधे खाते में जानी चाहिए, तो ये भी एक इश्यू था। और जो बातें उसमें थी, उनको सबको नज़रअंदाज किया। कराधान राशि स्वीकृत होने के लिए उन पंचायतों द्वारा लोकल फंड ऑडिट और पंचायती प्रतिष्ठान या व्यक्तियों के ऊपर जो कर लगाए गए, क्या वह कर नियम अनुरूप सही तरीके से लगाए गए? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये पात्रता जो होती है, भई कराधान योजना के अंतर्गत जो 14वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त हुई परफॉर्मेंस ग्रांट, तो
वो किसी योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई और उसमें आपकी पात्रता निर्धारित हुई, उसमें ये सिद्ध हुआ, बताया गया कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं। तो पात्रता कैसे निर्धारित होती है? पात्रता का निर्धारण इस प्रकार से था कि पंचायतें अपने पंचायती क्षेत्र में जो इनके दुकान होती है, कहीं मेला लगता है, कहीं हाट बाजार लगता है, कहीं बोली लगती है, कहीं दुकानें ये देते हैं या कोई सरकारी लीज की भूमि देते हैं, कोई प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए, इन पर कर लगाया जाता है और कर लगाने के बाद वो जो राशि आती है, उस राशि का संधारण एक नियमित अंतराल पर, कई सारे इसके पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 में कई सारी नियम होते हैं, धाराएं होती हैं। ये 60 से प्रारंभ होकर के 80 के बीच में ये आपको 77 और 80 धारा में मुख्य रूप से ये मिल जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि करारोपण और कराधान की क्या प्रक्रिया है। तो आप जब उनको कर लगाते हैं तो कर लगाने के बाद कुछ कर ऐसे होते हैं कि साप्ताहिक रूप से आपको संबंधित पंचायत के बैंक अकाउंट में आपको जमा करने पड़ते हैं। और यदि आपने जमा नहीं किया उसको तो आपने गलत किया, क्योंकि वो राशि आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का आपको पालन करना पड़ेगा। तो उससे ये सिद्ध होता है कि आपने 5 साल के अंतराल में जब-जब कर आपने लगाए तो वास्तव में आपने कर लगाए हैं, वो राशि आपके बैंक अकाउंट में जा रही है। पर हुआ ये कि कराधान योजना की राशि या परफॉर्मेंस ग्रांट की जो राशि है, ये ग्रांट है प्राप्त करने के लिए, इन पंचायतों ने आनन-फानन में दिखाने के लिए कि भई तो बहुत लंबा माल आ गया है, अब इसको कैसे हज़म किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे अक्सर होता है, जल्दी-जल्दी इन्होंने कर लगा दिए। कर लगा करके कोई अंडरस्टैंड कोई पानी के टैंकर में कर बता दिया, कहीं कुछ कर बता दिया, कहीं कुछ कर बता दिया। और अब सवाल ये था कि आपने ये जो कर लगाए, तो कर कब लगाए? आप एक दिन में थोड़ी ना सब कर लगा करके 1 लाख या 50,000 या 25,000 रुपए दिखा सकते हैं। इसकी तो एक सतत प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत आपको उस बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। साप्ताहिक या मासिक या इस तरह से, और वो आपने किया नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पात्रता परीक्षण है, ये पात्रता परीक्षण किया जाना चाहिए सही तरीके से कि इन्होंने जो कर लगाया है, ये अपात्र व्यक्तियों के ऊपर, अपात्र संस्थाओं के ऊपर और गलत तरीके से ही कर लगाया हुआ है। मेला वगैरह में जो होता है, इसमें नीलामी की एक प्रक्रिया होती है। वो जैसे मेला में 10 दुकानें आती हैं, 20 दुकानें आएँगी, तो क्या आपका आवेदन प्राप्त हुआ 20 दुकानों का, 20 लोगों का? 20 में से आपने कैसे शॉर्ट लिस्ट किया? जो सबसे ज़्यादा आपको टैक्स दे रहा है, उसको आप देंगे। और यहाँ पे ये हुआ, ये हो गया, एक अपने पहचान के व्यक्ति को बता दिया कि लो भैया ये दुकान यहाँ पे लगाना है, ये कर वो। तो ये जो प्रक्रिया है, ये गलत थी, कुल मिलाकर के। फिर पंचायतों द्वारा किए गए स्वकरोरोपण से प्राप्त राशि समय-समय पर साप्ताहिक या मासिक, खैर ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया आपको। कभी पंचायतों में मेले, ये भी हमने बात कर ली, इसी में आ गया। सभी पंचायतों के लोकल फंड ऑडिट और सीए ऑडिट की रिपोर्ट देखिए। अब जब पंचायत राज संचालनालय आपको इस योजना के तहत ये निर्धारित करता है कि आप पात्र हैं, तो पात्र हैं तो वो लोकल फंड ऑडिट होता है या सीए ऑडिट होता है, उसके आधार पर आपका निर्धारण करेगा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर। वो ऑडिट रिपोर्ट वहाँ पे मंगवाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इनका किस तरह से ऑडिट हुआ है। तो अभी गंगेओं के ही केस में जो यहाँ पे कार्यकर्ता लगे हुए थे, उन्होंने देखा यहाँ कि किसी एमबीए के व्यक्ति से ही ऑडिट करवा लिया हुआ है। अब जहाँ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, तो आप एमबीए के व्यक्ति से कैसे ऑडिट करवा लेते हैं? खैर मान लीजिए सीए ने भी ऑडिट किया, तो ऑडिट में ये देखना चाहिए कि वो ऑडिट सही हुआ है कि किस तरह से हुआ है। क्या जो कर लगाए गए हैं वो निर्धारित नियम के अंतर्गत लगाए गए हैं और क्या वो समय-समय पर बैंक खातों में जमा किए गए हैं? वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आती है लोकल फंड ऑडिट और सीए ऑडिट। तो ये भी एक प्रश्न के दायरे में है, इसकी भी जानकारी आप हमेशा माँग सकते हैं उन पंचायतों से कि लोकल फंड ऑडिट और सीए ऑडिट की रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ। फिर 1148 पंचायतों में आपके जिले में प्रत्येक पंचायत के द्वारा किन-किन वेंडर्स, ट्रेडर्स को राशि जारी की गई और उससे क्या, कब और किन सामग्री की खरीद की गई? अब मान लीजिए कि आप पात्र हैं, चलो मान लेते हैं कि ये पात्र हैं, पंचायतें पात्र हैं और पात्रता की श्रेणी में आती हैं। तो अब सवाल ये है कि जब पात्र हैं और राशि आ गई, तो राशि का उपयोग किस तरह से किया गया? क्या गंगेऊ जनपद की स्टाइल में ही उपयोग कर लिया गया कि 18 करोड़ की राशि एक साथ ही बस 2-3 दिन में खत्म कर दी गई? वो गलत हुआ। तो यही चीज़ आपको देखनी है कि वो जिन-जिन वेंडर्स या ट्रेडर्स के खाते में राशि जारी की गई है,
वो कब कब जारी की गई है, किस प्रकार से प्रतिशत के आधार पर जारी की गई है कि पहले 10%, 15%, 20% समय अंतराल में, और उससे फिर क्या काम हुए, उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र वगैरह आपको मांगना है कि जो कार्य करवाए गए, जिनका प्रशासनिक स्वीकृति या तकनीकी स्वीकृति हुई है और जो कार्य करवाए जा रहे हैं, उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र और जो सहायक यंत्री उपयंत्री हैं उनकी रिपोर्ट कार्यों की, ये सब चीज आपको देखनी पड़ेगी और उन सभी सामग्रियों के बिल वाउचर आपको देखने पड़ेंगे। क्या जिस अनुपात में आपकी पंचायत में 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट या कराधान राशि के बिल वाउचर जारी किए गए हैं, क्या उस अनुपात अनुरूप सामग्री की खरीद की गई है? वही चीज है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसी के अंतर्गत आता है। तो ये देखना है कि बिल वाउचर तो ठीक है, मतलब जारी हो रहे हैं, ज्यादातर फर्जी वेंडर्स बने हुए हैं। कोई सरपंच या सचिव या रोजगार सहायक जो जिस पंचायत के जितने अपने रसूखदार हैं, तो उन्होंने अपने अपने व्यक्तियों के ज्यादातर इस तरह से बना लेते हैं, फर्जी कंपनियां ट्रेडर्स बना लेते हैं और उन्हीं के नाम से बिना किसी दुकान के होते हुए, मतलब वो दुकान एग्जिस्ट नहीं करती है कि दुकान है कहाँ, ठीक है ना, वो ट्रेडर्स या वेंडर्स है कहाँ, इसका कोई रता पता नहीं है, लेकिन फिर भी बिल वाउचर वो जारी कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि उन्होंने जीएसटी ने एक अलॉट करवा लिया है। अब सबसे बड़ी बात ये है, देखिए सरकारों को तो ये देखना चाहिए, मोदी जी बता रहे हैं कि हमने सब ऑनलाइन कर दिया है, जीएसटी ला दिया है, लेकिन जीएसटी का उपयोग किस तरह से हो रहा है? जीएसटी आज कोई भी प्राप्त कर सकता है और जितनी जीएसटी प्राप्त करने वाली ये कंपनियां ट्रेडर्स बने हुए हैं पंचायतों में या जहां भी, क्या इसकी वो जांच करवा रहे हैं? या आखिर इनके द्वारा क्या सामग्री का क्रय विक्रय किया जा रहा है? कहाँ ये संधारित करते हैं इतनी सामग्री? मतलब ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये बड़ी बात आपकी आ जाती है। फिर इन सभी पंचायती वेंडर्स और ट्रेडर्स की सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग से जांच करवाइए। सबसे बड़ी बात आ जाती है कि यार ये फर्जी है ज़्यादातर। जैसे हमने देखा कि ज़्यादातर ये फर्जी है। तो इनका फर्जीवाड़े को, जैसे जो वेंडर्स और ट्रेडर्स की अपन बात करते हैं, तो इनका फर्जीवाड़ा आप कैसे खत्म करेंगे? फर्जीवाड़ा इनको खत्म करने के लिए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, जीएसटी का जो डिपार्टमेंट होता है, आप उनके लिए लिखिए कि मतलब इसकी देखिए कि ये जीएसटी सही पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सामग्री कहाँ रखता है, कहाँ इसकी सामग्री है, क्या कुछ हो रहा है ना? ये सारी चीज़ों की आप एक तरह से जाँच आप करवा सकते हैं, इसके लिए आप मार्क कर सकते हैं। और फिर अपन आ जाते हैं, हाँ ठीक है, वही बात है। क्या यह वेंडर्स और ट्रेडर्स किसी दुकान या जगह विशेष पर सामग्री संधारित करते हैं अथवा मात्र कागज पर? तो आप जानते हैं कि ज्यादातर पंचायतों में तो कागज पर ही चल रहा है। चलो यदि यह मान भी लिया जाए कि कराधान योजना अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि अधिनियम अनुसार इन पंचायतों को जारी की गई है, तो क्या इन राशि के द्वारा पहले से उपयुक्त कार्य योजना एएसटीएस एस्टीमेट बनाकर नियमानुसार पंचायती कार्य करवाया जाए? सबसे बड़ी बात आती है, देखिए अभी एक रीवा का जो इशू उठा था, जिसमें एक किसी सहायक यंत्री ने ये बात कही थी कि 1 साल के पहले की जो कार्य योजना बनी हुई है, वो 1 साल के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी। भाई जब कोई कार्य योजना बनती है और राशि अलॉट की जाती है, तो आप क्या करेंगे? टीएस टेक्निकल सैंक्शन उसको बोलते हैं, प्रशासनिक स्वीकृत, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बोलते हैं, प्रशासनिक स्वीकृत, टेक्निकल सैंक्शन, तकनीकी स्वीकृत, एस्टीमेट, ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं पंचायती कार्यों के। शुरुआत होती है हमेशा ग्राम सभा के प्रस्ताव से। कोई भी काम यदि आपके ग्राम पंचायत में होता है, तो उसके लिए आप ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होता है। ग्राम सभा का प्रस्ताव किसी भी पंचायत में सही तरीके से पारित नहीं होता है, आप जानते हैं। कोई पंच को ये नहीं पता होता है कि वह ग्राम सभा में क्या चल रहा है, कभी ग्राम सभा की मीटिंग नहीं लगती है, ठीक है। ग्राम सभा की मीटिंग नहीं लगती है, लोगों के फर्जी तरीके से हस्ताक्षर भी करवा लिए जाते हैं। कई बार इसकी आवाज़ भी उठाते रहते हैं कई सारे पंच की हमारे सिग्नेचर नहीं है, हमारी जानकारी के बिना ग्राम सभा का प्रस्ताव बन गया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इन सभी चीज़ों में सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आम आदमी आवाज़ उठाता रहता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जो जिला प्रशासन है, प्रदेश का शासन प्रशासन है और सरकार है, भारत सरकार है, उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ये जो ग्राम स्वराज लाने की जो उनकी अवधारणा है, जो जिस तरह से उन्होंने इतना मेहनत करके सारी राशियाँ अब 14वें वित्त आयोग की मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 13,500 करोड़ की राशि अलॉट की गई। और हम ये कहते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसकी जाँच करवा दें, कैग से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से, महालेखा प्रबंधक से जाँच करवा दें। यदि कोई ऐसे विनोद राय जी जैसे व्यक्ति हों तो, यदि जाँच करवा दें तो पता चल जाएगा कि जो 13,500 करोड़ की इनकी राशि अलॉट हुई है 14वें वित्त आयोग की, तो
मतलब 5,000 करोड़ यानी कि 50% से भी कम की भी राशि का समुचित उपयोग नहीं हुआ होगा। उपयोग तो सब दिखाया है उन्होंने, लेकिन उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाए तो कुछ नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो जो ये एएस, टीएस आते हैं, फिर इसके बाद ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद आपका एएस जारी होता है, टीएस जारी होता है, इंजीनियर टीएस जारी करता है। तो अभी वो एक वैलिडिटी होती है, उसकी समय निर्धारण होता है कि इतने समय के अंदर ही आपको काम करवाना है। अब 2016 में टीएस जारी हुआ और उसका काम पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद लोग करवा रहे हैं। जब शिकायत हुई किसी हितग्राही ने, किसी पंचायत के व्यक्ति ने, कोई ऐसे जागरूक व्यक्ति है, उसने शिकायत की कि भाई हमारी पंचायत में कार्य नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसके बाद उसकी जाँच होती है। जाँच के बाद जब उसकी रिकवरी बनाई जाती है, तो जो सरपंच महोदय और सचिव जी होते हैं, वो फिर काम आनन-फानन में करवाने लगते हैं। भाई हम ये कहते हैं जिला प्रशासन को, सीईओ जिला पंचायत, जितने भी सीईओ जिला पंचायत होते हैं, आरईएस जो मॉनिटरिंग करता है, जो सहायक यंत्री होते हैं, जो उपयंत्री होते हैं, ये सहायक यंत्री और ये उपयंत्री क्या करते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाता है, फर्जी बिल वाउचर जारी हो जाते हैं, काम वहाँ पर नहीं होता है, तो इसकी स्वीकृति कैसे हो जाती है? कैसे इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी हो जाता है? कैसे इसकी सीसी जारी हो जाती है? आप पेड़ के पत्ते और छोटी-छोटी डालियों को काटते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं पता, इसकी जड़ पे जाइए। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे सहायक यंत्री और उपयंत्री कर रहा है। इनको किस लिए बैठाया हो? सबसे यदि स्ट्राइक किया जाए सही तरीके से, यदि इस भ्रष्टाचार की जड़ में जाना है, तो सबसे बड़ा जिम्मेदार सहायक यंत्री, उपयंत्री होता है। क्योंकि कोई भी टेक्निकल काम बिना इनकी वैल्यूएशन किए हुए, बिना इनके स्वीकृति दिए हुए, बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए हुए, वो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये सब कोई मतलब इस बात को विचार करें कि गलत सरपंच है, गलत सचिव है, गलत रोजगार सहायक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती जो इंजीनियर्स होते हैं, जो सीईओ हैं, उनकी होती है, क्योंकि वो अल्टीमेट मॉनिटरिंग बॉडी है। क्योंकि उनके कलम चलाए एक भी इंच का आगे का काम नहीं होगा। यदि वहीं पे वो प्रश्न उठा दे, इंजीनियर वहां पे प्रश्न उठा दे, उपयंत्री वहां पर प्रश्न उठा दे, सहायक यंत्री वहां पर प्रश्न उठा दे, ये काम बिल्कुल सेलेक्टेड नहीं है, यू आर रॉन्ग ऑन दिस पॉइंट। तो वो जो सहायक जो आपका सरपंच है या जो सचिव है आपका, वो वहीं पे उसके कान खड़े हो जाएंगे। वो सोचेगा तो पैसा हमारा रुक जाएगा, आगे का पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं ये, क्या करते हैं ये सहायक यंत्री, उपयंत्री क्या करते हैं, इनका सबका फिक्स रहता है। इनको सबको पैसा चाहिए होता है और ये पैसा लेन-देन करके अपना परसेंटेज लेकर के सब कार्यों को आगे बढ़ा देते हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, सीसी जारी कर देते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब हमारे आप जैसे जहाँ भी कुछ जागरूक लोग हैं, जब प्रश्न उठाते हैं, उसकी कहीं अलग एजेंसी से जाँच करवाते हैं, तो उसमें रिकवरी बनती है। हम ये कहते हैं कि जब उसमें रिकवरी बन गई है, तो वहाँ पे उस इंजीनियर को छोड़ने की ज़रूरत क्या है? उसको तो सीधे उसके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। तो तुम्हारे रहते हुए ऐसा क्यों हो गया? तो आप अब समझ गए होंगे कि पूरी जो जड़ है वो कहाँ पर है इसकी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कराधान एक सेकंड। अच्छा, तो अपन ये एएसटीएस की जो बात कर रहे थे, यहाँ तक आ गए थे। फिर कराधान योजना से प्राप्त इन पंचायतों की राशि से जो कार्य करवाया गया, क्या उसका सही तरीके से, हाँ, वही बात है। अपन ने डिस्कस कर लिया है इसको। तो अब आप इस पे विचार कर सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति रहती है ना? क्योंकि सब लेन-देन करके फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र और सीसी जारी कर दी जाती है। 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट एवं कराधान योजना की राशि द्वारा इन पंचायतों में कराए गए कार्य की जांच करवाइए। अब आप अपनी सभी पंचायतों में जो भी ये लिस्ट देख पा रहे हैं, इसकी आप जांच करवाइए। इसी प्रकार अन्य कई बिंदु है जिसके द्वारा आप अपनी पंचायत, ब्लॉक और जिलों में आरटीआई लगाकर अथवा शिकायत कर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिए, ज्यादातर जानकारी आपको पंचायत दर्पण, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पंचायत दर्पण और मनरेगा से मिल जाती है।
वहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको टीएस नहीं मिलेगा, एएस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपलोड नहीं रहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा इश्यू रहता है। तो आप टीएस के लिए उस कार्य विशेषकर टीएस के लिए, एस्टीमेट के लिए आप ज़रूर आरटीआई लगाइए। लेकिन जनरल शिकायत का एक फॉर्मेट बनाने के लिए जो आपको जानकारी चाहिए कि कितनी राशि स्वीकृत हुई, कार्य का नाम क्या है, किस दिनांक को स्वीकृत हुई, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे अन्य उन जिलों में जिसमें हम नहीं पहुँच पाते, हमारे आरटीआई कार्यकर्ता एक्टिव होकर कराधान घोटाले की तह तक पहुँच जाएँगे और 14वें वित्त आयोग की मूल एवं परफॉर्मेंस ग्रांट की जाँच करवाने में सफल होंगे। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 13,500 करोड़ की 14वें वित्त आयोग की 5 साल में राशि जारी हुई है। ये पूरी ही जाँच का विषय है। मैंने बताया, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कैग से ऑडिट करवा लिया जाए, तो 50% भी राशि का सही उपयोग नहीं हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में 23,922 पंचायतों में। और जो 2017-18 की जो परफॉर्मेंस ग्रांट है लगभग 300 करोड़ रुपए की कराधान योजना की, वो तो ऑलरेडी जांच के दायरे में है ही है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन सभी 1148 पंचायतों के विषय में अपने-अपने जिलों, ब्लॉक एवं पंचायतों में शिकायत कर एवं आरटीआई लगाकर इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि क्या यह सभी पंचायतें कराधान योजना अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त करने की पात्रता रखती थी। कराधान योजना 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त करने की इन पंचायतों की क्या पात्रता निर्धारित की गई थी, वह पात्रता दस्तावेज की प्रमाणित प्रति। बिल्कुल सही बात है। पात्रता दस्तावेज के विषय में सबसे पहले तो आप पात्रता की ही जांच करवाएं। ये जो करारोपण किया गया है, पंचायतों ने जो कर लगाया है, वो किन-किन पे लगाया है, किस प्रकार से कर लगाया है, उसकी सबकी आप प्रमाणित प्रति, लोकल फंड ऑडिट, सीए ऑडिट, उसकी कर लगाए गए कर की मांगिए। और इसके बाद ये सारी जो चीजें हैं वो अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ज्यादातर यह देखा गया है कि अपात्र पंचायतों में फर्जी दस्तावेजीकरण कर कराधान, ठीक है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर सकते हैं और यहाँ पे फेसबुक में आपको ये सब मिल जाएगा। आज इनफैक्ट हमने इसको एक नए तरीके से वो किया हुआ है, आपका क्या कहते हैं, लैपटॉप के माध्यम से इसको अपलोड किया हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि इसकी जो क्लैरिटी होगी बेहतर होगी। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं अपने ग्रुप में, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर भी है, हम उनको पीडीएफ फाइल भेज देंगे तो अपनी-अपनी पंचायतों में भी देख सकते हैं। चलिए अब इससे बाहर आते हैं और डिस्कस करते हैं सामान्य तौर पर आप लोगों के जो सर प्रश्न हो इस विषय में। सर जी, जैसा आपने कहा कि बताएं। अपनी पंचायतों और ब्लॉकों पे आप आरटीआई लगाकर इसकी जानकारी लें, क्या हम अन्य पंचायत की जानकारी नहीं ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? आप भारत के नागरिक हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब आपके सेवक हैं, ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? ये सब लोक सेवक कहलाते हैं। लोक सेवक का मतलब समझते हैं? मालिक जनता है और ये सब सेवक है। आप भारत के नागरिक हैं। यदि आपको वोटर आईडी यहाँ बना हुआ है, आधार कार्ड भारत का बना हुआ है, तो आपके पास वह पूरी शक्ति है संवैधानिक तौर पर, जो एक भारत के नागरिक के पास होती है। बस उस शक्ति को आप पहचानिए। बिल्कुल लगाइए, आप लोग आरटीआई लगाइए। जी सर, सुरेश मौर्य, सूरत, गुजरात से। हाँ जी, मौर्य जी बताएं। सर मेरा कहना ये है कि जैसे कि आप जो इसे ये अपना ये लगाए हैं आरटीआई जो भी लगाए हैं, तो जो आवेदन की सर कॉपी है बराबर, अगर मुझे उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है तो उस ढंग से हमारे जो गुजरात के अंदर में हम आवेदन लगा सकते हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश में कुछ मतलब हम आवेदन लगा सकते हैं। और सर आइडिया मुझे क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में नहीं है ज्यादा, हम सिटी में रहते तो हमको ग्राम पंचायत का बारे में आइडिया नहीं है क्या है। हमारे जो आसपास के जिले हैं गुजरात के, तो उनके अंदर में हम इस तरह की जांच कर सकें, अगर हमको थोड़ी जानकारी मिले कि मतलब क्या क्या हमको उनके पास से मांगना है, किस तरह से क्या जांच करना है, तो इसमें थोड़ा हेल्प कर सके तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, मैं कुछ वो आवेदन भी जो आरटीआई के हैं जो हमने लगाया हुआ था, वो आवेदन भी हम आपको शेयर कर देंगे इसी फेसबुक वगैरह में और व्हाट्सएप में भेज दिया करेंगे। आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पर भी संपर्क कर जो भी आपको जानकारी चाहिए हो इस तरह से आवेदन वगैरह की, तो आप मांग सकते हैं। मेरा नंबर उसी फेसबुक में और 9589152587 है।
नंबर था इसे मेरे पास में, क्योंकि महावीर पारिक जी से मैंने उनके पास एक मांगा था कि पुलिस के अंदर में जैसे मुझे सोशल अपना ये करना हो पुलिस विभाग के अंदर में, उसका आवेदन का कॉपी मांगा था उनके पास से मैं सर। लेकिन मुझे क्या वगैरह क्या उनसे डिटेल मांगना है मुझे या किस तरह से करना है, अगर इसके बारे में कोई जानकारी हो आपके पास तो भेजिए मुझे एक बार आप पुलिस विभाग का, ऐसा कोई है सर जानकारी आपके पास में? सोशल पुलिस विभाग में क्या पुलिस विभाग में आप क्या सोशल ऑडिट करना चाह रहे हैं? कि मतलब कि ढंग से काम कर रहे हैं, जैसे बीच में महेश पारिक जी बताए थे, महावीर पारिक जी कि मतलब कुछ जो होना चाहिए उनके पास में बुक्स वगैरह नहीं करते हैं। आपकी आवाज कट रही है या हमारे मोबाइल का नेटवर्क सही नहीं है? कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज। एक सेकंड। से बात कर रहा हूँ इसके लिए। हाँ, ऐसा तो बात हाँ मेरा थोड़ा सा नहीं, आप मुझे बताइएगा, मैं जानकारी आपको दे दूंगा। सोशल ऑडिट आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी विभाग में, और निरीक्षण के लिए आप आवेदन लगा सकते हैं। 2J1 के तहत आप निरीक्षण, कार्यालय के निरीक्षण और उनके दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आप RTI लगा सकते हैं। तो 2J1 के तहत आप RTI लगाइए और अब वो आपको निरीक्षण करवाएंगे, तो उनके कार्यालय का आप निरीक्षण कर सकते हैं या देख सकते हैं कि वो RTI के जो 17 पॉइंट्स, मैनुअल्स और सारी चीजें जो होती हैं उसका सही तरीके से पालन हो पा रहा है कि नहीं, नोटिस बोर्ड वगैरह लगाया हुआ है कि नहीं, वो सब आप कर सकते हैं निश्चित तौर पर। ठीक है सर जी। मिश्रा जी हमारे बीच में नित्यानंद जी हैं, अब थोड़ा सा मार्गदर्शन आप दें, जो भी यहाँ पर हमारे और साथीगण जुड़े हुए हैं। सर मिश्रा नित्यानंद जी सर को आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मतलब कुछ आप भी मार्गदर्शन दें, लोग कुछ सुनना चाह रहे हैं आपको भी। मुझे आप दे रहे हैं जहाँ एक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न था। हाँ, बोलिए। जैसे सर कि निर्वाचन आयोग में जैसे मतदाताओं को जो जोड़ा जाता है, और कुछ मतदाता है उनकी डेथ हो गई और फिर उनका कई वर्षों तक निरंतर नाम जुड़ा रहता है। आखिर निर्वाचन आयोग इसमें क्या करता रहता है? एक ही नाम के, एक ही पंचायत में, एक ही गांव के दो या तीन व्यक्तियों का नाम जुड़ा है, तो बिना किसी पुख्ता प्रमाण के और बिना किसी आधार के ही ऐसा जोड़ दिया जाता है कि निर्वाचन आयोग के इसमें कुछ इसमें है क्या कि गलती होती है। देखिए निचले स्तर पे जो BLO और ये अधिकारी नियुक्त करती है निर्वाचन आयोग, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? जी हाँ मिश्रा जी, निचले आवाज आ रही है। ब्लॉक पोलिंग ऑफिसर या BLO पद बनाए जाते हैं, उनके द्वारा गड़बड़ी की जाती है। आप सूचना, आपका निर्वाचन आयोग देखिए एक संस्था है जो पूर्णतः राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर निर्भर है। वो उसके पास कोई अलग से स्टाफ तो है नहीं, उसके पास यही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जो चुनाव के समय वो अपने पास ले लेती है, इसके बाद उनको रिलीज कर देती है। तो ये सारी गड़बड़ियां होती हैं निचले स्तर पे BLO करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी, उससे भी ज्यादा गड़बड़ी मैं मानता हूँ कि आम आदमी की है, जिसको जागरूक होना चाहिए। निर्वाचन आयोग जब मतदाता सूची बनाता है तो दावा और आपत्ति के लिए समय देता है कि आप आपत्ति करिए, दावा करिए। तो जिसके नाम नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने के लिए वो दावा मंगाता है, और जिसके नाम गलत ढंग से जुड़े हैं उनके नाम हटाने के लिए भी वो ऑब्जेक्शन मंगाता है। लेकिन होता क्या है कि 90% लोग जब चुनाव सर पे आ जाते हैं, जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाती है, तब ऑब्जेक्शन करते हैं कि साहब यहाँ पे तो 50 आदमी का गलत नाम जुड़ा है, इनका नाम दूसरे जगह भी जुड़ा है। ये
सारी चीजें जो इनिशियल स्टेज पे हो, तो उस समय अगर हम सब या कि जो भी जागरूक आदमी है उसको शिकायतें करें तो निश्चित तौर से कार्रवाइयां होती है निर्वाचन आयोग से। हेलो जी 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 सर। और अब जो नई प्रक्रिया आ रही है निर्वाचन आयोग की, जो मेरी जानकारी में है कि अब जी निर्वाचन आयोग सबके मतदाता जो पत्र है उसके साथ आधार नंबर लिंक कर रहा है, और एक बार सारे वोटर के नाम आधार नंबर से लिंक हो गए तो एक आदमी का 2 जगह या 3 जगह 4 जगह नाम जो हुआ करते थे वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। देखिए, देश में भ्रष्टाचार रोकने का सबसे बड़ा तरीका है टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जी जी अगर अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ तो भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। और इस तरह की बोगस जो वोटर लिस्ट है, बोगस मतदाता सूची में नाम है, ये जिस दिन सबके नाम आधार कार्ड से लिंक हो जाएंगे उस दिन अपने आप ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जी जी तो ये समय लगेगा। जैसे डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट भी अगर आधार नंबर से लिंक हो जाए तो जैसे वो आधार नंबर से लिंक हो इसकी सूचना पहुंच जाए निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन आयोग अपने आप उसके नाम काट दे। पर होता क्या है कि इसकी जब तक शिकायत नहीं होगी तो निर्वाचन आयोग के पास कर्मचारी तो वही नीचे वाले हैं जिन्होंने बोगस ढंग से जोड़ा है। सर। सर जैसे बीएलओ है, बीएलओ के जैसे बता रहे हैं ये, और बीएलओ के द्वारा ही पूरी भ्रष्टाचार किया जाता है, पूरा भ्रष्टाचार किया जाता है, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो होनी चाहिए कि अगर एक ही पंचायत में एक ही गांव के 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, उसी व्यक्ति का 4 बार नाम जोड़ा गया है, तो ऐसा उसने क्यों किया? क्या उसके पास वोटर लिस्ट नहीं थी, या कि उसने बिना किसी प्रमाण के ही जोड़ दिया? निश्चित तौर पर अगर आप इसकी शिकायत करेंगे निर्वाचन आयोग में तो कार्रवाई होगी। कलेक्टर के, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर होते हैं, आप कलेक्टर के पास इसकी शिकायत करिए और नो डाउट इस पर कार्रवाई होगी। काम तो हटना है, कार्रवाई भी होगी। क्योंकि नाम तो हट जाएगा ठीक है, पर उसकी जो प्रक्रिया है तो वो बंद ना होगी जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो अब देखिए, अगर 1000 मतदाता है और 1-2 नाम अधिक है तो देखिए 2 चीजें होती है, इरेगुलरिटी और इलीगलिटी। आप कहीं अनियमितता भी होती है, भ्रष्टाचार और अनियमितता में बड़ा बारीक अंतर है। कभी कभी लापरवाही से भी एक आदमी के 2 बार नाम जुड़ जाते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी मात्रा में उन्होंने गलती की है। अगर 100 आदमी का नाम गलत ढंग से जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है, 3 बार जुड़ा है, तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसमें आप शिकायत करिए। और अगर 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी का है तो ये फिर मानवीय त्रुटि भी हो सकती है, भूल भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। मतलब उसके हिसाब से कलेक्टर कार्रवाई करेगा या कि निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा। हेलो जी 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 सर। जी, बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि जनता की जागरूकता पर ही सब कुछ निर्भर है। जागरूक आपकी बात से 100% सहमत है। हाँ, भाई, निर्वाचन 100% इस बात से हम सहमत हैं। सीमित स्टाफ है। निर्वाचन आयोग में 50-40 कर्मचारी है, 7.5 करोड़ लोग हैं मान लीजिए मध्य प्रदेश में। इनकी सबकी मतदाता सूची निर्वाचन आयोग डायरेक्ट कैसे ऑब्जर्व कर सकता है? उसके पास जो हैंड है वो तो यही निचले स्तर के कर्मचारी है, जो राज्य सरकार के कर्मचारी है। तो अवेयरनेस तो हमको रखनी पड़ेगी ना कि हमारे गांव में, हमारे वार्ड में गलत लोगों का नाम न जुड़ने पाए। इसलिए प्रयास तो हमको करना पड़ेगा। सर एक प्रश्न और है निर्वाचन आयोग से संबंधित, जैसे बीएलओ को सर जब से एक सेकंड, प्रिय थोड़ा सा रुके। हाँ जी मिश्रा जी। जी सर। हाँ जी मिश्रा जी, कुछ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर एक और प्रश्न है निर्वाचन आयोग, जैसे बीएलओ कहते हैं जिनका नाम जुड़ गया है उनका वोटर आईडी कार्ड जो होता है उनको नहीं मिलता, कई वर्षों से नहीं मिला हुआ है। उनका कहना है कि मुझे मिलता नहीं है तहसील से या जहाँ भी इनका वो होता है, तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? ये तो आईडी अपना साफ करें कि मुझे वहां से नहीं दिया गया इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। ये कुछ प्रोसीजरल कमियां तो हैं, लेकिन निर्वाचन कार्ड डायरेक्ट भी बनवाया जा सकता है। जिला निर्वाचन कार्यालय जो होता है कलेक्ट्रेट में,
वहां पे आप 25 रुपया जमा करके अपना निर्वाचन कार्ड बनवा सकते हैं, कभी भी 365 मतलब जब वर्किंग डे में आप बनवा सकते हैं। तो सर इसके लिए वो चालान के माध्यम से जो राशि जमा होती है वैसे करना पड़ता है कि डायरेक्ट ही होता है? नहीं, वही चालान से आप 25 रुपया चालान कटता है, चालान जमा करके और आप अपना आवेदन दे दीजिए, तो वहां से आपका निर्वाचन आयोग का कार्ड बन जाता है, वोटर ID कार्ड बन जाता है। ये जी सर। प्रक्रिया, अब ये कहीं गलती कोई अधिकारी या कर्मचारी कर रहा है तो उसकी आपको शिकायत करनी पड़ेगी, शिकायत करिए उसकी। जी। शिकायत करेंगे तो नो डाउट कुछ ना कुछ तो हाँ पहल होगी, कुछ कार्रवाई तो होगी, ऐसा नहीं। जी और जब 10 आदमी शिकायत करते हैं तो फिर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई भी होती है। जरूरत है के तौर पे, सामूहिक तौर पे हम सब उसको मिलके शिकायत करें या की जागरूकता रखें। जी। चलिए दूसरा प्रश्न। सर मेरा एक जी बिल्कुल, प्रियेश जब से मैं सर मैं ये बोलने वाला था, पिछले कुछ समय से जब से ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिवों को मिली है, ये अपना संशोधन के लिए, जोड़ने और हटाने के लिए, तब से कुछ ज्यादा ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मामला सामने आ रहा है। पिछली बार भी जब चुनाव होने वाला था और कोरोना लग गया था, नहीं हुआ था। उस बार भी ग्राम पंचायत रोजगार सचिव और सचिवों को सत्यापन के लिए मिला था, किसको हटाना है किसको जोड़ना है, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है कि हमारे मतदाता कौन है। वहां पे ज्यादा गड़बड़ियां आई हैं इस बार के प्रकाशन में सामने। यार ये तो बिल्कुल आप डाउन टू अर्थ बात कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत यही है, पर अब इसको निर्वाचन आयोग कहाँ तक सुधार सकता है आपको मालूम? नहीं तो सर, मैं जो देख रहा हूँ, मुझे जो दिखाई दिया तो यही दिया, क्योंकि मेरे आसपास में देखा कि बिल्कुल सही कह जिन रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अब इसके लिए भी हमको शिकायत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ करनी पड़ेगी सर। मैं क्या था कि हमारा जो ग्राम पंचायत हमारी मोहरिया थी, ये मतदाताओं में सबसे आगे थी, मतलब पिछले ईयर में, लेकिन इस ईयर में शेरवार बहुत ज्यादा आगे निकल गई है अचानक से। अब यार ये जो उनकी लिस्ट बनी है, उस लिस्ट को आपको देखना पड़ेगा कि किसका नाम कहाँ जुड़ गया, कैसे जुड़ा है। अब ये इसमें देखिए ग्राउंड लेवल का काम है, इसमें ग्राउंड लेवल पे जाके ही मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं टिक भी कर रहा हूँ, गलत लोगों को सेलेक्ट भी कर रहा हूँ। सेलेक्ट किए हैं तो उसकी अभी शिकायत करिए, उस समय का ना वेट करिए, अभी शिकायत करिए कि साहब इनका नाम गलत ढंग से जुड़ गया है, इनका नाम तत्काल हटाया जाए। जी अब चर्चा आ गई तो मैं सोचा बात कर ही लूं, बाकी तो मैं उसमें लगा हूँ। अगर वो देखिए नोटिफिकेशन हो जाने के बाद फिर कुछ नहीं होता, तो नोटिफिकेशन को पहले आप कलेक्टर को शिकायत करिए और टू द पॉइंट, इनका नाम गलत ढंग से जुड़ा है या कि इनका नाम दूसरे जिले में भी है, दूसरी पंचायत में भी है, टू द पॉइंट शिकायत करिए। तो अभी आप शिकायत करेंगे निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और इनके नाम हट जाएंगे, और जिनके नहीं जुड़े बिल्कुल वो भी टू द पॉइंट, साहब हमारा कहीं नाम नहीं है, हमारा इतने सालों से यहाँ नाम था, या कि हमारा पहले वहाँ नाम था, हमने वहाँ कटवा लिया है, अब हम यहाँ जुड़वाना चाहते हैं। इस तरह से अपना आवेदन दें और उस पर अपनी कार्रवाई करवाएं। ठीक है सर। पर अभी करें, चुनाव का वेट करें, चुनाव से जब 2 महीने पड़े, 1 महीने पहले आपको याद आए कि साहब 200 नाम गलत ढंग से जुड़े हैं, तब फिर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हुई है कि निर्वाचन से संबंधित जो शिकायतें की जाती हैं निर्वाचन आयोग से, उसमें त्वरित कार्यवाही होती है और शिकायत सही फोरम पर पहुंचनी चाहिए। आपको जो निर्वाचन का डेस्क होता है जिला में, जिला कलेक्टर के पास जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके पास आप एक शिकायत लिखित और टू द पॉइंट करिए। मतलब ऐसे नहीं कि बेग शिकायत नहीं होनी चाहिए कि इस पंचायत में बहुत से लोगों का नाम फर्जी तरीके से जुड़ गया है तो इसको कटवाइए, इस तरह से नहीं करना है। आपको इस तरह से करना है कि अमुक व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम
यहाँ इस पंचायत फला पंचायत में 3 बार 4 बार जुड़ा हुआ है, या इस पंचायत में भी जुड़ा हुआ है और उस पंचायत में उसका भी नाम लिखिए जुड़ा हुआ है। इनका नाम एक पंचायत में होना चाहिए और इसके लिए जो दोषी बीएलओ हैं और संबंधित अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करवाइए। इस तरह से आप जब बात टू द पॉइंट रखेंगे तो निश्चित तौर पे कार्यवाही होगी। हमारे बीच में सुरेंद्र मैं ये बोलना चाह रहा था कि शायद व्यवस्था हो रही थी कि ये सारी वोटर लिस्ट ऑनलाइन कर दी जाएगी। तो ग्राउंड लेवल पे हुआ ऑनलाइन, जी, जी, बिल्कुल। ये जानकारी नहीं। अगर ऑनलाइन हो जाए तो निश्चित तौर पे आप दूसरे भी ग्राम पंचायत की और दूसरे नगर पंचायतों की बात ज्यादातर होता क्या है कि लोग गाँव में भी अपना नाम जुड़वाए रहते हैं और शहर में भी उनका नाम रहता है। तो इस तरह की जी, जी। आ सकती है। और अब इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पे मेहनत करना है। जी, आपने एक बात जो कही थी कि ये जो आधार कार्ड से लिंक करने का, आधार नंबर से लिंक करने की जो बात सरकार कर रही है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत से लोगों ने अभी इसको लिंक नहीं किया हुआ। जैसे ही लिंक हो जाता है, तो ये समस्या तो बिल्कुल ही इसका समाधान हो जाएगा और निश्चित तौर पे ये चल रहा है प्रक्रिया। धन्यवाद मिश्रा जी इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। हमारे बीच में वैसे समय तो हो गया 1 घंटे और इसको अपन बंद भी करेंगे 4-5 मिनट में, लेकिन हमारे बीच में नहीं हो गया किसी का सवाल है। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा भी था। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? संतोष कोल और रवि मिश्रा, पहले रवि मिश्रा पूछ ले अपना शॉर्ट में। हाँ, पूछिए रवि मिश्रा। सर राहुल सर के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल है सर, उनको केवल एक पीए और एक स्टेनो दिया गया है, तो नित्यानंद सर से एक सवाल है कि क्या अपन इसमें कोई पहल नहीं कर सकते कि कोई अतिरिक्त उनको वॉलंटियर दिया जाए? हमने इसमें आरटीआई लगवाई है और सूचना आयोग में कितना स्टाफ स्वीकृत है और कितना उनको चाहिए, सूचना आयोग से राज्य शासन को पत्र व्यवहार हुए हो उसकी कॉपी में मंगवा रहा हूँ और ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो हम लोग इसमें याचिका लगाएंगे। और सर एक छोटा सवाल और है, क्या धारा 4 का ऐसा मस्त नहीं हो सकता कि ये हर एक सरकारी अधिकारी को जरूरी कर दिया जाए कि आपको 1 महीने में एक इतनी फीडिंग करना ही पड़ेगा, ताकि आरटीआई लगना थोड़ा सा कम हो जाए? ये शासन के स्तर पे है, राज्य शासन ने कई निर्देश दी है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को आपको सार्वजनिक करना है, लेकिन देखिए क्रियान्वयन जो है तो वो निचले स्तर का अधिकारी करता है और वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी छुपाना चाहता है। तो सर जनहित याचिका इसमें नहीं जा सकती? ये कुछ भी होना संभव नहीं है। अभी मीटिंग शुरू हुई थी जब, तभी शिवानंद सर ने बताया था कि जो काम होता है ग्राम पंचायतों में या कहीं भी, उसको निरीक्षण करने के लिए अधिकारी पहले से नियुक्त होते हैं उनके अंशदान की उनको कितना मिलना है। तो जब ऐसे अधिकारी पहले से मौजूद हैं तो चाहे धारा 4 के तहत इनको कर दिया जाए चाहे 8 की तहत, यही काम करेंगे। जिनका पहले से अंशदान निश्चित है तो क्या जांच करेंगे वो? नहीं, एक बात ठीक है। आप ये तो भ्रष्टाचार है, अपन इस पे थोड़ा सा कहना चाहेंगे। भ्रष्टाचार तो है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो रवि मिश्रा का ये कहना है कि धारा 4 के अंतर्गत ज्यादातर जानकारियां पब्लिकली साझा होनी चाहिए, वो अपडेट होनी चाहिए। यदि वो बाध्यता हो जाए तो आम आदमी, हमारे आप जैसा जो बाहर बैठा हुआ है, तो प्रशासन की साइट पे जा करके, वो संबंधित विभाग की साइट पे, वेब पेज पर जा करके वो जानकारी निकालेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा, उसको देखेगा कि कहाँ क्या गड़बड़ है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी शिकायत करेगा टू द पॉइंट। और जब शिकायत करेगा तो उसमें जो भी दोषी है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे पंचायत सरपंच हो, सचिव हो, अथवा कोई भी अधिकारी हो, उसके ऊपर अपन कार्यवाही कराने के लिए दबाव बना सकते हैं और निश्चित तौर पे कार्यवाही इसमें होगी। एक संतोष कोल कुछ पूछना चाह रहे थे। संतोष कोल, आप पूछे। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है कि मैं ब्लॉक गंगेर एक मिनट मोलन से हूँ। रुकिए। हाँ संतोष, थोड़ा सा रुको 1 सेकंड, नित्यानंद जी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ मिश्रा जी। मैं भी कहना चाह रहा था कि देखिए ऐसा है कि आरटीआई एक्ट भी आरटीआई एक्टिविस्टों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल के बाद आया है। ये भी जिस समय
लोगों की ये सोच आई होगी कि आरटीआई एक्ट होना चाहिए, तो लोगों को ये था कि इस एक्ट को लागू कैसे होगा, कैसे सरकार मानेगी। लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देश में इस विषय पे आवाज उठी, तो देखिए आरटीआई एक्ट लागू हुआ। ऐसा नहीं है, अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ये भी होगा। एक दिन धारा 4 में सारी जानकारियां सार्वजनिक होंगी। कई विभागों ने शुरू भी किया है। आपके राजस्थान में इस तरह का एक पोर्टल बना है, उसमें बहुत सारी जानकारियां सार्वजनिक हो रही है। अगर पंचायत दर्पण में इतनी सारी जानकारियां सार्वजनिक हो रही है तो क्या है, तो धारा 4 का परिपालन ही है ना। 80% जानकारियां पंचायत दर्पण में और मनरेगा की वेबसाइट में सार्वजनिक है। तो ऐसा नहीं है, प्रयास करने से सब कुछ संभव है। और ये इस तरह की नकारात्मक सोच रखिए, अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कार्रवाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ कि अंधेरा रहता है लेकिन प्रकाश के लिए आप दीपक जरूर जलाते रहिए, क्योंकि बैठिए नहीं। बिल्कुल सही बात है, प्रयास हमें आपको करते रहना पड़ेगा और नकारात्मक सोच से कुछ नहीं होगा, हमेशा सकारात्मक सोच से ही जो होना है तो होगा। अब यहाँ पर संतोष कोल अपना प्रश्न पूरा कर लें। जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक यहाँ सराय उन्मूलन में जो सरकारी राशन की दुकान है, तो खाद्यान्न वितरण की जो रिसिप्ट होती है तो अभी तक नहीं दिया जा रहा है। मांगने पर भी अगर किसी के जिद करने पर किसी एक को दे दिए तो कैसे मतलब सभी को दिया जाए? ये कब से ऐसा है, मतलब इस सरकारी राशन की दुकान है यहाँ सराय उन्मूलन में जो है, तो उसमें ऐसा नियम कब से लागू होगा कि देने लगे? अभी तक नहीं दे रहे हैं किसी को भी, इसके लिए क्या करें? देखिए संतोष जी, जी सराई उन्मूलन ही नहीं, पूरे प्रदेश में जब से ये पीओएस मशीन आ गई है तब से निरंतर ये प्रक्रिया नियम के अनुरूप चालू है और उनको रसीद देनी ही पड़ेगी, इनको रसीद देना चाहिए। यदि ये रसीद अभी भी नहीं दे रहे हैं आपकी पंचायत में और ज्यादातर पंचायतों में नहीं दे रहे हैं तो आपने इसकी शिकायत की हुई है, तो संबंधितों के पास बात पहुंचाई जाएगी, आज ही पहुंचाई जाएगी। और हमने प्रयास पिछली बार भी किया था कि ये जो यहाँ के फूड कंट्रोलर हैं, चूंकि खाद्य सुरक्षा का इशू था तो पिछली बार उनको बुलाने का प्रयास किया गया था लेकिन वो आ नहीं पाए थे। हम प्रयास करते हैं कि वो किसी न किसी मीटिंग पे आकर के सीधे इन चीजों का जवाब दें और आप लोग खाद्य से संबंधित जो आम समस्या होती है, जो सीधे नागरिकों से जुड़ी हुई, गरीब से जुड़ी हुई है, इसका वो जवाब दें। ये बात आपकी रखी जाएगी और हम आपको बता दें कि रसीद पर्ची देने के लिए हर एक पंचायत में, हर एक सरकारी राशन की दुकान में ये प्रक्रिया है, लागू है। ये इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये गड़बड़ कर रहे हैं सेल्समैन और ये विभाग की सह से गड़बड़ हो रहा है, गलत करते हैं, इसलिए नहीं देते हैं। इस पर कार्यवाही करवाई जाएगी। शिकायत उन्होंने की क्या? हाँ मिश्रा जी, उन्होंने शिकायत की क्या? हाँ इसकी शिकायत आपने की है क्या? शिकायत हमने यहाँ ट्वीट किया था ट्विटर में, जैसे द कलेक्टर एट द कमिश्नर जो होते हैं, मुख्यमंत्री ऑनलाइन में शिकायत करिए, कैसे भी रिप्लाई नहीं हुआ। नहीं इसकी शिकायत आप मुख्यमंत्री ऑनलाइन में करिए। जब देखिए मुख्यमंत्री ऑनलाइन में बड़े मैटर्स पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती, पर छोटे मैटर्स पे छोटे अधिकारियों के विरुद्ध वहाँ भी कार्रवाई हो जाती है। हाँ सीएम हेल्पलाइन, खाद्य वाद्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाद्य की रिलेटेड प्रॉब्लम का तो अक्सर निराकरण हो जाता है। जांच करवा सकते हैं। जी आप शिकायत करिए निश्चित तौर पे। अगर नहीं होगा तो फिर और भी जो उचित फोरम है, चाहे कलेक्टर के पास हो या कि आपके फूड कंट्रोलर के पास है, तो उसके संबंध में हम लोग आपकी मदद करेंगे। पर अभी शिकायत तो शुरुआत तो आप करिए ना, इनिशिएटिव आपको लेना है। जी सर, इनिशिएटिव। हाँ ये आरटीआई 2005 से अभी जुड़े हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप म्यूट कर लीजिए, पहले अनम्यूट कर लीजिए। आरटीआई 2005 करके लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? राजगढ़ से हैं हमारे साथी भाई, हमें पता है राजगढ़ से आप हैं। आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है और आवाज भी नहीं आ रही है सर। ये ठीक है, आप लेट जुड़े हैं, आपका मैसेज प्राप्त हुआ है। जयपाल सिंह खींची, हाँ जयपाल सिंह खींची, जिला राजगढ़ से आप म्यूट किए हुए हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद। सर मैं लेट जुड़ा हूँ, आज कुछ विशेष नहीं आया सर, इसलिए समझ से तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ श्रीमान जी। जी आपको पूछना अब आपका नाम चेंज हो गया, अब आपका नाम चेंज हो गया क्या? जयपाल सिंह खींची दिख रहा है क्या आपके स्क्रीन पे? हाँ जयपाल सिंह खींची नहीं सर। हाँ अब दिख रहा है ना आपके स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा सर। मैंने आपका
मैंने आपका नाम बदल दिया है, आप भी अपने से बदल सकते हैं। पूरा नाम इस तरह से आप लोग लिखा करिए, तो इससे ये पता चलता है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए, बहुत अच्छा जी जी है सर। जयपाल जी, आप हमेशा ही जुड़ते हैं, आज थोड़ा-सा लेट जुड़े हैं। कोई बात नहीं, धन्यवाद आप सभी का। और अब हैं तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मोहम्मद अंसारी जी हैं और ये QCOMBTD करके है एक कोई यहाँ पर स्वतंत्र शुक्ला है, स्वतंत्र शुक्ला कुछ पूछना चाह रहे हैं? स्वतंत्र शुक्ला शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र शुक्ला जी? आपको आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, स्वतंत्र शुक्ला। जी बिल्कुल, हाँ। मार्गदर्शन करें। खबरें रहती है आरटीआई से जुड़ी हुई, हाँ। थोड़ी अगर छोटी रहे तो हम लोग भी लगा दिया करें, क्योंकि बहुत बड़ी खबर हो जाती है और पेपर में जगह नहीं मिल पाती हमारे, जितने इंदौर के चलते हैं पेपर। एडिटिंग का काम तो आपका है ना भाई? अब मिश्रा जी इनको बताइए आप। एडिट अब आप इनको बताइए। एडिट एडिटर साहब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, पत्रकार लोग, और हमें हमें दोष दे रहे हैं, बताइए। हम तो वही लिखेंगे जो हमारे अंदर है। आप एडिट करिए, आपका काम है। टाइम भी नहीं मिल पाता ना सर नहीं, के लिए। ये पत्रकारिता से जो जुड़े हुए लोग हैं, इनका ये कहना है कि इनको आप पका पकाया दे दीजिए। नहीं भैया, और उस पे ऐसी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके लिखा एक एक शब्द काटने में भी सोचना पड़ता है ना, दिक्कत ये है। भैया और इसीलिए मुझे लिखते समय मुझे काटने में सोचना पड़ता है, इसीलिए तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। भैया आप कि ये अपन मानिए कि आपकी पत्रकारिता वजह से अगर आप लिखते अपन ना क्या है, होते तो शायद आरटीआई की इतनी खबरें आज न चल पाती। वो तो 100% हमें पता है, सबको पता है ये बात, ये कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है कि मीडिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें लिखना नहीं चाहते हैं, तो ये गलत ट्रेंड है ना, यही मैं कह रहा हूँ। अपन का तो उसमें एक जुनून है, देखिए अपन होता भी है, तो हाँ। व्यस्तता भी होती है, पत्रकार की बड़ी व्यस्तता है, 2 घंटे 3 घंटे में नहीं आपको सारी पत्रकार हाँ, सही बात है, बनानी पड़ती है। अपन तो बताया, जिस दिन जूम मीटिंग होती है तो पहले तो हम 2 बजे तक आप लोगों की जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, फिर उस समय सारी चीजें नोट करते हैं अपनी डायरी में, फिर अगले 2 घंटे हम उसकी एडिटिंग करते हैं, फिर आपको भेजते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हमें ये लगता है अपन लोग थोड़ा सा रिसर्च फील्ड से जुड़े रहे हैं, तो हम लोग किसी टॉपिक पे रिसर्च की तरह लिखने की आदत है हमें, मतलब ऐसे छांट करके लिखने की आदत नहीं है, हमारी एक कमजोरी भी मान सकते हैं। तो पत्रकारिता अपना फील्ड भी खैर नहीं है, एक फ्रीलांसर की तरह अपन काम कर रहे हैं एक लंबे अरसे से, तो फ्रीलांसर ही है। पर चलिए, कोई बात नहीं है, और प्रयास किया करेंगे। आप लोग थोड़ा सा एडिट कर लिया करो अपने से। जी जी। तो क्या किया जाए मिश्रा जी, अभी तो टाइम काफी हो गया है, हमारे ख्याल से 10:15 भी हो गए हैं, लगभग 1 घंटे से अधिक समय हो गया। आज इसको विराम दिया जाए और हर थर्सडे को अपन देखिए, मैं खाली हूँ आज, मैं आया हूँ नर्मदा जी के तट पे। किसी को कोई अच्छा समस्या हो तो जी पूछ ले, हम खाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को समस्या हो तो पूछ ले, जी जी, इसमें क्या दिक्कत? हाँ जी। राम जी भी जुड़े हुए हैं। राम जी, हाँ, प्रयास किया करेंगे। आप लोग थोड़ा सा एडिट कर लिया करो अपने से। जी सर, हेलो। तो क्या किया जाए मिश्रा जी? राम जी, हाँ, राम जी राय, हाँ, राम जी राय जी। जी 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 सर, मैं थोड़ा विलंब से जुड़ हाँ, पाया, असल में नेटवर्क कोई बात नहीं है प्रॉब्लम ना, के चक्कर में। कोई भी डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप बात करें ना, रखें ना, आप यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं है, आप भी कोई बात है, यदि ऐसी बात है तो स्वागत है। जी, चलिए अभी तो आप हम सब सीखने वाले, जी जी, हम सब सीखने वाले ही हैं, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम सब अरे सीखने नहीं, वाले हैं, आप लोगों से ही सीखते हैं। अभी आप कंटिन्यू करिए, फिर मैं देख रहा हूँ। जी जी। और सुरेंद्र भनोट जी भी हैं, एक हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप भी सुरेंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे? आप तो बहुत शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं, लेकिन आप का हम वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं और आपकी आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं। कृपया कुछ मार्गदर्शन करिए। यहाँ पर जो अन्य आपके नए लड़के हैं या कुछ सीखना चाह रहे हैं आप लोगों से। अच्छा है, आप जो ग्राम पंचायत वाला इशू उठाया, बहुत बड़ा इशू है और बहुत अच्छा इशू है। और जी,
पर लोग ना ग्राम पंचायत में आरटीआई लगाते हैं जिन्होंने घपले किए हुए हैं, और ग्राम पंचायत उनका जवाब नहीं देती। समय भी और information भी नहीं मिलती, और खामखा और नीचे से हम शुरू करें। ये बात मैंने पहले भी कही थी, इससे काफी समय बचता है, और जब ऊपर से आरटीआई नीचे जाती है तो उनको जवाब भी देना पड़ता है, और सटीक जवाब देना पड़ता है, क्योंकि सारे इन्वॉल्व हैं। फिर तो वीडियो भी इन्वॉल्व है, और नीचे वाले और अफसर जो ये पंचायत के सेक्रेटरी जो पंचायत के कार्यकर्ता होते हैं वो भी सारा का सारा आपको पेनल्टी के नीचे से मांगे। तो ये एक मेरा सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगे तो देखना इसको। बाकी जो इलेक्शन की बात हो रही थी कि वो वोटर लिस्ट में नाम फालतू डाले जाते हैं, ये मैंने दिल्ली में 2013 से इसी के ऊपर काम किया, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, वोटर लिस्ट के ऊपर। तो ये जो पावरें दी गई हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, एक बीएलए होते हैं, बीएलओ होते हैं, एक बीएलए होता है, बीएलए दैट इज बूथ लेवल एजेंट। वो पार्टियां नियुक्त करती हैं उनको, उसको सेम पावर है जो पावरें बीएलओ को हैं। वो किसी का ही नाम हटा सकते हैं, किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा घपला है, और ये जो अभी ग्राम पंचायतों को और सबको अथॉरिटी दे दी गई, किसी का नाम हटाएं किसी का लगाएं, तो ये एक बड़ा गलत मिसयूज हो रहा है एक्ट का। और इसमें जो वोटर है, जिसका वोट है, जिसका अधिकार है, संविधानिक अधिकार है वोट देना उसका, उसको बगैर पूछे ही उसका नाम जोड़ देते हैं, उसका नाम हटा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है और लॉ में, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। जबकि मैंने दिल्ली में इनको चैलेंज किया तो ये सारी लिस्ट ही चेंज करनी पड़ गई उनको। तो हमें ना मूल को पकड़ना चाहिए, जहां से गड़बड़ी शुरू होती है, ना कि गड़बड़ी होने के एंड को पकड़ेंगे, आखिर को पकड़े कि हाँ यहाँ इसने ये कर दिया। तो ये थोड़ा सा हमें इनके अंदर घुस के जो पब्लिक अथॉरिटीज है, इनके कार्य करने की जो तरीके हैं उनको देखना चाहिए। और जो जूल फजूल ये ऑर्डर इशू कर रहे हैं कलेक्टर पार्टियों से, नेताओं से मिलके ही उल्टे सीधे इशू करते हैं ऑर्डर, तो उनको उनके ऊपर रोक लगवानी चाहिए। और आरटीआई का हमें ना बड़ा सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। सीधे मन में कुछ आया और आरटीआई लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक मिसयूज है प्रोसेस का। हम अपना भी और पब्लिक अथॉरिटीज का भी टाइम वेस्ट करते हैं। और जजमेंट में भी लिखा है कि 75% टाइम पब्लिक अथॉरिटीज का आरटीआई की जवाब देने में इधर उधर खर्च हो रहा है लोगों का। तो उस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और आप देखिए इसके बारे में। नहीं, बहुत ही बड़ी बात आपने कह दी है कि मिसयूज इसका नहीं होना चाहिए। खैर हम लोग तो ज्यादातर इसका यूज ही कर रहे हैं, और जो मिसयूज कर रहे हैं तो कृपया इसके बारे में सचेत रहें कि हर जगह आरटीआई लगाने के चक्कर में आदमी ना पड़े। कोई सार्थक जो सामाजिक हित की बात हो या कि आपका कोई अधिकार हनन हो रहा हो, वहीं पे आरटीआई लगाएं। इससे कभी भी थोड़ा बहुत सरकारी जो कामकाज है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि लोक सूचना अधिकारी कोई अलग से तो बैठा नहीं आता, वही सब सरकारी कर्मचारी रहते हैं। तो खैर चलिए, एक इशू है। दूसरी बात आपने कही है बीएलओ वाली जो बात कही, बीएलओ सबसे जिम्मेदार एक कर्मचारी होता है लोकल लेवल पर, और उसकी गलती की वजह से सारी गलतियां होती हैं। और बीएलओ एक ऐसा सामान्यतः शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ एक टीचर होता है। हमने ये देखा हुआ है हमारे क्षेत्र में, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई एक जो अध्यापक होता है वो, और उसको ये सब जानकारी होती है, वो काफी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, लिस्ट बनाना, सूची बनाना,
और उस क्षेत्र में जाकर के लोगों से मिल करके वेरीफाई करना। तो यदि वो गलती करते हैं तो ये गलत बात है, उनको गलती नहीं करना चाहिए। जहाँ हाँ, तक सवाल इसमें इस पर मैं जाँच करवाने का है तो हाँ, तो हम इसमें ये एक कहेंगे बात हमारे जो करेंगे, जिला ये से जो संबंधित लोग बीएलओ है, इनको पैसा मिलता है पार्टियों से अपने लोगों के नाम ऐड करने का, और ये छुप के बिल्कुल। विदाउट किसी के उनके फॉर्म भरे जाते हैं और उनके नाम ऐड कर लिए जाते हैं। तो ये ऊपर तो दिखता है कि बीएलओ बड़ा एक किसी विभाग का एक व्यक्ति है जो अपने ड्यूटी के अलावा काम कर रहा है, पर इसमें बहुत बड़े घपले हैं जो सारे हमने दिल्ली में उजागर किए थे, और वो बीएलओ भी चेंज हुए, सारा कुछ हुआ। तो ये एक बीएलए की बात कर रहा हूँ, जब बूथ लेवल एजेंट है, वो पार्टियों को अधिकार है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं, उनको बीएलओ वाली पावर है। आप ना बीएलए को भी देखिए, बीएलओ को अकेला मत देखिए, बीएलए ऐसा काम करते हैं, उनको सिर्फ इसी काम के लिए ही नियुक्त किया जाता है। और ये एक छुपी हुई, जो आम जनता को पता ही नहीं है इस बात का कि बीएलए भी होते हैं, और वो पार्टियों के नियुक्त किए हुए लोग होते हैं, और वो पार्टियों के लिए ही काम करते हैं। तो आप अपने सुरेन जी, मैं ये थोड़ा-सा कन्फर्म करना चाहूँगा, बीएलए मतलब बीएलओ तो होता है ब्लॉक सॉरी बूथ लेवल ऑफिसर, और हाँ जी। बीएलए को क्या बोलेंगे? बीएलए? बूथ लेवल एजेंट। एजेंट, अच्छा, ये पार्टियों के होते हैं, है पार्टियों ना? के होते हैं। इनके हाँ, लेकिन ये तो चुनाव के समय आते हैं। नाम जोड़ना या घटाने का जो प्रक्रिया होती है, वो बीएलओ के द्वारा की जाती है। जब कोई चुनाव होता है बीएलए भी पंचायत कर सकते हैं, और ये चुनाव के टाइम नहीं आते, ये पार्टियों ने नियुक्त कर दिया और इन्फॉर्म कर देते हैं उसको, कलेक्टर को, कि ये हमने जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं उनको कि ये हमारा बीएलए है, वो चुनाव हो रहते हैं हमेशा ही। तो जैसे एमएलएज हैं और ये हमारे एमपीज हैं, ये ऐसे लोगों को नियुक्त करके रखते हैं, और ये अपनी जाली वोट और दूसरों की वोटें कटवाते हैं। तो ये खेल बहुत चलता है पीछे। जी सुरेन जी, इसमें अपन रीवा के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को बोलेंगे कि आप लोग जिस पंचायत से जुड़े हुए हैं और जहां भी आप कर सकते हैं, कम से कम 10-20 पंचायतों की आप ऐसी लिस्ट बनाइए जहां पर एक व्यक्ति के 2 जगह 3 जगह नाम फर्जी तरीके से या कहीं भी फर्जीवाड़ा इस तरह से हुआ, उसका टू द पॉइंट एक लिस्ट बनाइए। अपन इसको एक आधार बना करके पूरे जिले की जो वोटर लिस्ट है उस पर जांच के लिए यहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उस पर कार्यवाही के लिए उनको हम शिकायत करेंगे। इसका एक ज्ञापन देंगे, आप लोग इसमें लिस्ट बनाइए और बताइए। 1 हफ्ते के अंदर आप हमें ये लिस्ट, आप सभी पंचायतों से जो भी जुड़े, कम से कम 10-12 पंचायतें भी यदि इस विषय में आ जाती हैं तो हमारे पास एक आधार बन जाएगा। 10-12 पंचायतें तो मिल ही जाएंगी, आप लोग बनाइए 10-12 पंचायतें, और संभवतः यदि वो 2-4 ब्लॉक से हो जाए या 9 ब्लॉकों से अलग-अलग 1-1, 2-2 पंचायत आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा इस विषय में। बिल्कुल सर, भाई साहब राजगढ़ जिले से भी बनवाते हैं सर। हाँ, बिल्कुल बनवाइए और इसको जिला निर्वाचन अधिकारी को दीजिए कि ये जो लोकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, हाँ, इन्होंने इसका गलत तरीके से लिस्ट में उलटफेर करवाया हुआ है अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और ऐसे बीएलओ के ऊपर कार्यवाही की जाए और साथ में इस लिस्ट में सुधार किया जाए। किरण नारायण दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक क्वेश्चन आया है किसी का, देख लीजिए, मैसेज उनको आया। अच्छा जी आदरणीय सर, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया व ऑनलाइन पोस्टर ऑर्डर के बारे में। हाँ, राम जी राय जी दतिया से पूछ रहे थे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और ऑनलाइन पोस्ट ऑर्डर। जी राम जी राय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके विषय में अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले जब एक बार विवेक तनखा जो यहाँ के राज्यसभा के सदस्य हैं, जब एक पत्र लिखे थे संबंधित मुख्यमंत्री या सूचना आयोग को, किसको पत्र उन्होंने लिखा था, तो ये बात आई थी कि मध्य प्रदेश की जो वेब पोर्टल है सूचना आयोग का वो बनना चाहिए और ये प्रक्रिया ऑनलाइन होना चाहिए। तो वेब पोर्टल तो जरूर बना है, लेकिन उसमें बहुत ही प्राइमरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अभी तक दी हुई है, लेकिन अभी तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उसमें सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं हुई, जबकि ये बताया गया था कि एनआईसी की टीम अगले 1 महीने के अंदर उसको फंक्शन में ला देगी कार्यवाही करने के बाद में, लेकिन ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये काफी एक तरह से वो है कि मतलब ये होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं। जहां तक सवाल पोस्टल ऑर्डर का है, तो हम आपको बता दें
ये एक प्रक्रिया है। चलिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके अभी बताता हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन जा करके एक चालान, जो चालान है वो चालान आप कैसे बना सकते हैं, उसको आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ कि ऑनलाइन चालान आप कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे आप संलग्न कर सकते हैं अपने आरटीआई आवेदन या प्रथम अपील या कि द्वितीय और अंतिम अपील जो सूचना आयोग में आप करते हैं। जस्ट मैं आपको अभी बताता हूँ उसको। एमपी ट्रेजरी ऑनलाइन, एमपी ट्रेजरी ऑनलाइन जब आप लिखेंगे तो इसमें एमपी ट्रेजरी साइबर ट्रेजरी आ जाएगा। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे कुछ? आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है वेब पोर्टल का? जी हाँ, जी यहाँ पे दिख रहा देखिए है सर। साइबर ट्रेजरी, हाँ है ना, साइबर ट्रेजरी पे आप जाइए। साइबर ट्रेजरी पे आप जाएंगे तो आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। तो साइबर ट्रेजरी पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, ठीक है ना। कमर्शियल टैक्स, मिनरल रिसोर्सेस, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, टाउन एंड कंट्री एक्साइज, रेवेन्यू और ये सारी चीजें। आप इसमें रेवेन्यू पे जाइए, रेवेन्यू पे क्लिक करिए, रेवेन्यू बटन पे साइबर ट्रेजरी पे रेवेन्यू बटन पे आप क्लिक करिए, फिर आएगा आपका ये देखिए यहाँ पे लिखा ना ई चालान फॉर्म फॉर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इस तरह से, ठीक है। ये आपका ई चालान के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो ई चालान आपको बनाना है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको नहीं पता है तो ऑफिस का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए, जिस ऑफिस के नाम पर आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे आपका पंचायत डिपार्टमेंट हो गया या हाँ ठीक है, पंचायत डिपार्टमेंट आप डाल दीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, तो आपका रीवा का है सपोज करिए। चलिए मैं सबसे शुरू में ही ABC से आ जाता हूँ, जैसे बालाघाट का है, बालाघाट में आ जाइए, ठीक है। डिपोजिटर नेम तो आपका नाम आ जाना चाहिए, जैसे हम इसमें अपना नाम डाल देते हैं, ये हमारा नाम इसमें आ गया डिपोजिटर नेम। फिर हमारा एड्रेस जो भी होगा तो इसमें अपन ब्लॉक फ्लैट नंबर, तो अपन जैसे यहाँ पे विलेज का है तो विलेज में अपन अपना डाल दिए, कैथा हो गया, ठीक है। एक मिनट, विलेज एक मतलब आइडिया के तौर पे, इसका कोई विशेष वो नहीं रहता है। कैथा रोड डिस्ट्रिक्ट कुछ है तो यहाँ पे ठीक है, नहीं तो पोस्ट आप रख दिए, जैसे अमिलिया हमने डाल दिया। सेलेक्ट सिटी आप यहाँ पर बालाघाट हमने डाल दिया था ना, चलिए बालाघाट हमारा सिटी हो गया, मध्य प्रदेश स्टेट है। और यहाँ पे ब्लॉक नंबर में पूरा इसमें नहीं आया तो पुलिस स्टेशन भी अक्सर गांव के लिए जरूरी होता है, तो पुलिस स्टेशन आप डाल दीजिए। यहाँ पे हमने डाल दिया गढ़, गढ़ डाल दिया। फिर पिन कोड हमारा तो 48611 सॉरी, अच्छा अभी इसमें मैंने गलती कर दी है, बालाघाट हमें नहीं चूज करना है क्योंकि अभी हमें रीवा ही चूज करना पड़ेगा। हमने अपनी गलती देख ली है, हमने जल्दी के चक्कर में, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ तो यहाँ का ही एड्रेस होना ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो अभी अपन रीवा इसमें सेलेक्ट कर दिया, अभी हमारा सब यहाँ पे सही है। तो पिन भी जब हम डालेंगे तो 486115 हमारा यहाँ का आ जाएगा, ये हो गया। फिर ईमेल हमारा डालना है, तो ये हमने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया, gmail.com हो गया हमारा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए हेड ऑफ इसका वो सेलेक्ट करना पड़ता है, क्लिक हियर एंड सेलेक्ट HOA होता है कुछ समथिंग, है ना, हेड ऑफ अकाउंट बोला जाता है। अब इसमें आप लास्ट में जाइए, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, टैक्सेस एंड प्लांटेशंस, ये वो सब सारी चीजें, इसको अपन छोड़ते जाएंगे, अपने काम का नहीं है। लास्ट में आ जाएंगे RTI के लिए, RT 007060118 4 टाइम्स 0 RTI 2005 रिसिप्ट है, और दूसरा ये 0070601181033 RTI। तो अपन ज्यादातर ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको सेलेक्ट करने के बाद में पर्पज यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए RTI फी, यहाँ पे RTI फी आप लिख दीजिए। तो डेट आपको सेलेक्ट करना है, तो सामान्यतः जो डेट आप ले रहे हैं आज से, तो 12 तारीख है तो 12 से लेकर के अगले 6 माह की आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नवंबर
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या जो भी है आप चलिए 12 फरवरी तक ले लीजिए, है ना। एक सेकंड, नेट की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12, ठीक है। 12 मार्च तक हमने कर लिया। अब अमाउंट है तो 10 रुपये हमें पे करना है, तो 10 रुपये यहाँ पे डाल दीजिए आप। फिर यहाँ पे आपको बैंक, यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करना है, क्लिक टू सेलेक्ट बैंक नेम, है ना। तो यहाँ पे बैंक आप हमारा ज़्यादातर एसबीआई रहता है, तो हम अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। फिर अपन यहाँ पर जा करके सबमिट कर देते हैं। इसको सबमिट करेंगे तो ये डिटेल हमारा ही आ जाएगा। इस तरह से आपका फॉर्म आ गया। फिर एक आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्म आप लोग देख पा रहे हैं ना? जी जी ये देख पा रहे, हाँ हाँ चलिए। क्योंकि हाँ तो ये इस तरह से आप ये सारा डिटेल्स देखिए यहाँ पे जो हमने फीड किया है तो सब यहाँ पे जानकारी आ गई है। रेवेन्यू ये आरटीआई का है, तो ये आरटीआई का डिटेल, इसका मेरा एड्रेस है, नाम है, ईमेल है, ये सारी चीजें आ गई। पंचायत डिपार्टमेंट है तो वो हो गया, आरटीआई फीस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने सेलेक्ट किया। अच्छा, ये पंचायत डिपार्टमेंट जो आपने लिखा हुआ है तो स्पेसिफिक यदि कोई आपका और भी पता हो कि आप किसी पंचायत, ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत का भी नाम लिख सकते हैं, अकाउंट ऑफिसर वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीधे वैसे जाता है, वो सरकार के खाते में जाता है। फिर यहाँ पे ये 7 बंद कर लो, पुष्पांजलि बंद कर लो थोड़ा। एक मिनट आप लोग हल्ला मत करिए। तो 78XS1 ये आपने इंटर कर दिया यहाँ पे। फिर इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म किया, ये आ गया। एक मिनट, आप लोग हल्ला ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्लिक ओके बटन टू प्रोसीड पेमेंट, यहाँ पे ओके करेंगे तो इसमें बहुत सारा, आप लोग बहुत शोर मचाते हैं कभी कभी, जहाँ आवश्यकता रहती है शांत रहने की तो वहाँ पे शोर मचाने चालू कर देते हैं। चलिए यहाँ पे अपन एसबीआई नेट बैंकिंग आ गया, अदर बैंक चार्जेज, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से आ गया, अदर बैंक डेबिट कार्ड से आ गया। मतलब जो आपके पास ऑप्शन हो उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। हमारे पास ज्यादातर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड रहता है, तो यहाँ पे क्लिक किया, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन हमने किया, क्लिक किया तो इस तरह से आ गया पूरा का पूरा। हमें कितना पे करना है वो सारी चीजें आ जाएगी। 10 रुपये, 10 रुपये हमें पे करना है। यहाँ से हम कंफर्म कर देंगे, तो कंफर्म करने के बाद में हमारे लिए वो पेमेंट की प्रोसीजर आ जाएगी। ठीक है, पेमेंट हमें कैसे करना है, और यहाँ पे वो सब जानकारी मांगेगा। ठीक है, ये सारी जानकारी आपकी आ गई। फिर एक बार फिर कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, हम फिर कंफर्म कर लिए एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कार्ड नंबर अपना 10 रुपए का पेमेंट करना है, हमारा कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें अपना कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। फिर हमारा यहाँ पे एक्सपायरी डेट और मंथ डालना पड़ेगा। फिर कार्ड होल्डर का नाम डालना पड़ेगा, हमारा जो भी नाम है। और सीवीवी नंबर हमेशा कार्ड के लास्ट में पीछे साइड में 3 अंक का होता है, आपको यहाँ पे ये डालना पड़ेगा। और ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं इसको यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा और यहाँ से पे कर देना पड़ेगा। जैसे ही आप पे करेंगे तो एक वो जनरेट कर देगा, एक रिसिप्ट जनरेट कर देगा। उस रिसिप्ट को आप पीडीएफ फाइल में सेव कर लीजिए, उसमें पीडीएफ का ऑप्शन रहता है, सेव कर लीजिए, या उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे उसका आप स्क्रीनशॉट और पीडीएफ फाइल का ले लेते हैं, फिर आप उसको प्रिंट लेकर के आपको जहां भेजना है, जहां भी आरटीआई लगाना है तो आप भेज सकते हैं। तो आप हमारे ख्याल से ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। हमने आपको प्रैक्टिकली इसको बता दिया है। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये लागू है। हाँ बिल्कुल, और आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। सर तो कृष्ण अब नारायण आगे दुबे। यदि कोई हाँ दुबे जी बताइए। ये जो अभी तो जो अपने यहाँ 13 और 14 का बड़े वाले चुनाव हुए थे, यानी विधानसभा और लोकसभा का, तो उन दिनों मनरेगा का बूथ 2 जो है तो लगभग 1500 मतदाताओं का हुआ करता था। फिर उसके रिसेंटली कुछ ही वर्षों बाद 15 या 16 में उसे 2 टुकड़ों में किया गया, माने 1500 मतदाताओं को 2 भागों में किया गया, मतलब बूथ 2 और 3। तो मिस्टेक ये हो गई थी कि जो उनने शीर्षक डाला था मतदाता सूची में कि इस मकान के इस मकान गांव के इस मकान नंबर से इस मकान तक, इस मतदाता सूची में हो गए माने 2 वाले में, और इस वाले में हो गए 3 वाले में। लेकिन उनने गलती क्या कर दी थी कि जो पुराना मतदान केंद्र था उसका सेंटर पार्ट का 250 वोट उठाकर
मतदान केंद्र 3 बना दिए थे और नॉर्थ और साउथ को 2 ही रहने दिए थे। तो ऐसे में जब ये फ्रेश इलेक्शन हुआ 18 और 19 वाला, तो इसमें लोगों को दिक्कत हुई कि नॉर्थ वाला जा रहा है एकदम दूर साउथ मतदान करने और सेंटर वाला सेंटर में ही वोट कर रहा है। तो इसको मैंने जो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदया तत्समय थी मैडम प्रीति मैथिल जी, तो उनसे बताया था। उन्होंने एसडीएम को भेजा था और फिर उसको करेक्ट करवाया था, यानी सेंटर से हाफ करवा दिया। उसी दौरान मुझे इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने को मिला। तो ये जो बूथ लेवल एजेंट होता है, ये एक प्रकार से मोटिवेटर होता है, ये कोई आवेदक नहीं होता है नाम जुड़वाने का। ये ऐसे परिवारों से संपर्क करता है जिनके घर के लोग मतदान करने की उम्र में हैं, लेकिन कार का मुलाजिम होता है, मतलब बीएलओ। तो इसको साफ साफ निर्वाचन आयोग से निर्देश है कि ये बल्क में आवेदन ना ले, आवेदन उन्हीं से ले जिनके पारिवारिक सदस्यों का नाम जोड़ा जाना है। यानी पिता अपने बच्चे का आवेदन दे सकता है, पति अपनी पत्नी का दे सकता है, जैसी भी स्थिति हो। यानी आवेदन देने वाला व्यक्ति परिवार से संबंधित होगा जिस परिवार का मतदाता नया नया जुड़ रहा। तो ऐसा मतलब गाइडलाइन बनाई गई है, उसके बाद भी अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। और धान की बात है, क्यों हो गया है, और वो वहां भी जाकर शहरी क्षेत्र में नाम अपना एक्सरसाइज करता है और गांव में भी करता है। तो ये तो मेरे ख्याल से बीएलओ या ग्रामीणों को पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो उसकी जिस नई बस्ती में जाके वो स्टैंड हुआ है वहां का वोटर लिस्ट नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं पता करवाएगा। मेरा तो यही सोचना था इस विषय पे, लेकिन मेरे यहाँ वाला इशू फिर सॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन जिन छोटे मतलब शुरुआती लोगों को सुधारना पड़ा, उनने नहीं सुना था, ये बात इसमें जरूर महत्वपूर्ण थी। सुधारा लास्ट में उन्हीं लोगों ने जो शुरुआती स्तर के थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण और होता है जो विधानसभा, क्योंकि बीएलओ का काम होता है कागज पेन से, और आजकल का रिकॉर्ड जो है तो सब कुछ इंटरनेट में होता है। तो जो कीपैड पे उंगली रखता है वहां से भी काफी सारा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। सर इतना ही मालूम था। बिल्कुल सही बात है। हाँ, नहीं आपने बहुत उचित बात कही है। गड़बड़ी कहीं किसी भी लेवल से हो सकती है। बीएलओ ने जो जानकारी दी है, तो जो व्यक्ति फीड कर रहा है, आजकल ऑपरेटर बैठ करके फीड करते हैं, संविदा के ऑपरेटर रहते हैं, इस तरह से प्राइवेट आउटसोर्सिंग करके जो ऑपरेटर रखे जा रहे हैं, वहां से भी बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। और जो ऐसे राजनीतिक दृष्टि से अपना हित साधने वाले, विशेष तौर पर पंचायतों के चुनाव में ज्यादा होता है। जैसे वार्ड बन रहा है, तो वार्ड में इस वार्ड का के सदस्यों की जो सूची है वो उस वार्ड में ज्यादा हो गई। जैसे अभी हाल ही में एक प्रोपोगंडा फैला था कि अब सरपंच का जो चुनाव है वो वार्ड मेंबर बनाएंगे। सरपंच मतलब पहले वार्ड मेंबर चुना जाएगा और वार्ड मेंबर के बाद में वार्ड मेंबर डिसाइड करेंगे कि कौन सा व्यक्ति उसमें सरपंच बनेगा। जैसे सामान्यतया भारत के विधायिका और संसद प्रणाली में होता है, सांसद प्रणाली में होता है। तो फिर क्या किया, अभी जो पिछला सूची बनी है तो उसमें से लोगों ने अपना अपना वार्ड साधना चालू कर दिया। तो वार्ड साधने के चक्कर में उन्होंने इस तरह से वार्ड बना लिए जो रसूखदार या प्रभावी गांव के जो सरपंच या सरपंच के दलाल जो इस तरह से होते रहते हैं तमाम हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मिलजुल करके और अपना जुगाड़ बना करके और ऐसे वार्ड बना लिए जिसमें उनके फेवर के लोग उन वार्डों में ज्यादा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एक पंचायत है, फला पंचायत है, तो उस पंचायत में का पंचायत हो, तो का पंचायत में 20 वार्ड हैं, तो 20 वार्ड में उसने 12 वार्ड ऐसे बना लिए, कम से कम 12 वार्ड ऐसे बना लिए जिसमें सरपंच के दबाव वाले, दबदबे वाले लोग जो उनको वोट दे पाए, या ऐसे कोई दलाल सरपंच के या इस तरह से जो एक्टिव रहते हैं पंचायतों में, तो उनके लोग उसमें ज्यादा आ जाए। तो उससे क्या होगा कि जब वार्ड मेंबर चुना जाता तो 12 वार्ड उनके बन जाते और 8 वार्ड यदि नहीं भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब उनकी वोटिंग होती तो सरपंच 12 वार्ड वाले के ही बनते, मतलब रसूखदार व्यक्ति के ही बनते। तो ये हुआ है, बहुत सारे कंप्लेन आ रही हैं कि वार्डों का इधर से उधर नाम हो गया, लेकिन फिर तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया।
और अब तो सरपंच का चुनाव वैसे ही होने वाला है कि मतलब आप सरपंच को चुनिए वोट दे करके, तो उसका कोई विशेष औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, एक में औचित्य रह जाता है कि जब वार्ड भी आप इस तरह से बनाते हैं, तो वार्ड मेंबर जब आपका बनता है, तो यदि आपको अविश्वास की स्थिति में लानी है, 5 साल की पहले ही सरपंच को बैठा देना है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे कमज़ोर पड़ेंगे, वो लोग कमज़ोर पड़ेंगे जो सरपंच के विपक्षी वाले हैं। तो उनको ये रहेगा कि भाई हमारे पास वार्ड मेंबर की वोट हमारे पास उतनी नहीं है, क्योंकि वार्ड मेंबर ज़्यादातर उनके फेवर के ही बनेंगे। तो इस तरह से भी एक मतलब एक गंदी राजनीति अभी हुई है, बहुत सारी देखने को आई है। और मिश्रा जी ने एक बात कही थी, नित्यानंद जी ने, वकील साहब ने, कि आधार कार्ड से लिंक होने के बाद ये सारी जो समस्याएं हैं वोटर आईडी की, जो मल्टीपल वोटर आईडी जो बनाई जा रही हैं, इसका एक निराकरण हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है। निश्चित तौर पर इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और इसका एक यही तरीका है इस चीज को करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए। और निश्चित तौर पर जब आधार से ही जुड़ जाएगा तो इसमें कोई ऐसी बात हो भी नहीं पाएगी और इससे लाभ मिलेगा। और जहां भी यदि ऐसा हो भी गया है कि मतलब मल्टीपल लोगों के नाम जुड़े हुए हैं और आप लोगों को पता चलता है, तो आप तत्काल नामजद टू द पॉइंट इसकी कंप्लेन करिए, तो इसका समाधान तत्काल हो जाएगा। इस विषय में हमारा यही कहना है। और लगभग अब 11 बज भी रहे, 11:15। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन ना हो तो इस विषय को अब विराम भी दिया जाए। अपने बीच में शुरू से अभी तक रेडमी नाम से जुड़े हैं, प्रोफाइल नहीं लगी हुई है। आप थोड़ी सी उनका चेहरा दिखे तो अभी समझ में आए, बताएं तो हम उनका नाम भी ठीक कर देते हैं ज्यादातर, लेकिन वो बताएंगे कि वो क्या उनका नाम है तो अपन समझ पाएंगे। चूंकि ग्रुप में शुरू से जुड़े हुए हैं, रेडमी लिख के आ रहा है, प्रोफाइल नहीं दिख रही है जी, तो अपन जानना चाहेंगे कि किसका है। ठीक है, उनकी कोई समस्या ना होगी, शायद वो सिर्फ जानकारी के लिए जुड़े हों। बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े रहते हैं। पत्रकार राहुल चतुर्वेदी अभी जुड़े हैं, बताइए पत्रकार जी। जी भैया। भाई पत्रकार राहुल चतुर्वेदी सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, तो हमने कहा पत्रकार जी से पूछा जाए, कुछ पत्रकारिता से जुड़ा हुआ प्रश्न हो तो। नहीं, तो ऐसे ही जुड़ जाते हैं। कुछ सजेशन दीजिए या कि कुछ पूछिए। आदमी को एक्टिव रहना चाहिए, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। जी हाँ। आरटीआई अभी कंडो बहुत ज्यादा लग गया था, अभी राहुल जी की धान में कंडो बहुत लग गया था ना, इसलिए वो कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो वो भी एक इशू है, यू कैन टॉक अबाउट दैट आल्सो। मतलब वो भी एक इशू है, क्या किसानों है की समस्या है, तो उसके बारे में ये बीमा कंपनियां जो होती हैं, तो ये आवाज नहीं जा रही है। हाँ, मेरा भी नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम था अभी जस्ट, और मैं नहीं सुन पाया। सर मेरा एक प्रश्न ये था, जब अपन कृषि पे आए हैं, कि जैसे आदमी बीमा करवाता है, खाद लेता है तो बीमा होती है, 300-400 रुपए प्रति हेक्टेयर के दर से हमारा पैसा लगता है उसमें। लेकिन जब ये कंडो रोग भयानक तरीके से फसल को नष्ट कर देता है, 40%, यहाँ तक कि 50% फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो उसको ऐड है उसमें, बीमा में ये नहीं जोड़ा जाता है कंडो को। जोड़ा जाना चाहिए, गलत बहुत है। ही खराब रोग है। हाँ, बहुत ही खराब रोग है। कोई भी रोग, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसी में फ्ला है, उसी में गलतियां हैं। और इस बात को बहुत सारे किसान संगठनों ने और जो किसानों के हित में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने उठाया हुआ है इस बात को, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है। और किसान को अपने खेत से टाइम ही नहीं है कि मतलब वो बाहर निकल पाए। जब भी कभी किसान आंदोलन होते हैं या किसान को अपनी बातें रखनी है, तो यदि कभी निकलता भी है तो उसको गोली मार दिया जाता है। अभी कहाँ हुआ था, भिंड वगैरह में जो अभी हुआ था, मंदसौर नीमच वगैरह का जो हुआ था, मंदसौर नीमच का जो हुआ था, आपको पता ही है। हर जगह कहीं भी आप करिए आंदोलन करिए तो आपको शांत कर दिया जाता है।
और फिर उसकी कोई जांच भी नहीं होती है। तो किसानों का तो शोषण स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से जिस तरह से हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि हर चीज की बीमा होती है, गाड़ी की बीमा होती है, आपके घर की बीमा होती है, हमारे शरीर की बीमा होती है, मवेशियों की बीमा होती है, तो फिर फसल की बीमा क्यों नहीं होती है? उसी फसल से तो सारी चीजें हैं ना, क्योंकि किसान जब पैदा करेगा तभी लोग खाएंगे, तभी सरकारें चलेगी, नहीं तभी उनकी बीमा राजनीति की रोटी से सर बीमा भी होती है, बीमा की पर्याप्त राशि भी ली जाती है, लेकिन बीमा नहीं मिलता लोगों को, ये समस्या होती है। तो समझिए तो बात को, वही तो बीमा पकड़ तो है हो मेन रहा है। पॉइंट पे। तो इस बारे में थोड़ा सा किसानों हाँ, मैं वही बात, एक कॉल आ गया था तो फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, बीमा जो फसल बीमा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें गलतियां हैं, उसमें फ्लॉ है। वो जो यूनिट तैयार की गई है, जैसे हमारे गांव की यदि हमारी फसल है, तो इसकी जो यूनिट किस तरह से तैयार की गई है, कैसे डिसाइड होगा कि हमारी फसल का नुकसान हुआ है, कैसे डिसाइड होगा कि हमारी फसल में रोग लगा है, कैसे डिसाइड होगा कि सूखे के द्वारा अथवा अतिवृष्टि अथवा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी फसल की नुकसानी हुई है। तो इसमें होता ये है कि जो यूनिट है वो पूरे हल्का क्षेत्र या उस तहसील का एक मेजर एरिया है, वो यूनिट उसमें डिसाइड होता है। यदि हमारी आपकी फसल हमारे गांव की पूरी नष्ट हो गई, इससे सरकार को लेना देना नहीं है, उसमें आग लग जाए, वो चाहे सब नष्ट हो जाए या कोई रोग लग जाए, इससे सरकार को लेना देना नहीं है। सरकार को इस बात से लेना देना है कि तहसील मनगमा में सबकी फसल नष्ट हुई है कि नहीं। यदि नष्ट नहीं हुई है तो बाकी लोगों ने फसल कैसे पैदा कर ली और हमारी आपकी बस कैसे नष्ट हो गई, तो ये बात है। तो ये बताइए, जब हमारे माल मवेशी जो होते हैं या हमारा वाहन होता है, चोरी चला जाए या कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्भाग्यवश यदि ऐसा कुछ हो गया और वो नष्ट हो जाए, तो उसकी इंडिविजुअल बीमा होती है। तो फिर फसलों की बीमा इंडिविजुअल क्यों नहीं होती है? किसान के खेत वाइज बीमा क्यों नहीं होती है? जब हमने बीमा की राशि दे के रखी है तो वो उसको क्यों लाभ नहीं मिलना चाहिए? ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। सरकार क्या करती है कि ये बीमा कंपनियों के माध्यम से किसानों का शोषण कर रही है, इनसे पैसा लेती है, पैसा कटता है। अब तो खैर थोड़ा-सा एक इसमें जब बहुत ज़्यादा हल्ला शोर मचा है, तो इसके बाद इसमें काफ़ी बदलाव भी आया है। अब तो ये भी डिसाइड करने का मौका किसान को मिल गया है कि कोई बीमा हम करवाना चाहते हैं अथवा नहीं करवाना चाहते हैं। इस पर भी थोड़ा-सा एक वो हो गया है, तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो यदि हम उस फॉर्म में भरेंगे कि हमें यदि बीमा नहीं करवाना है, तो हम उस फॉर्म को भरेंगे तो इसके बाद हमारी राशि नहीं कटेगी। नहीं तो एक तो टाइम था कि अनिवार्य था, यदि आपने खाद बीज या कर्ज लिया है समितियों से या बैंक से, तो आपका बीमा होना ही होना है। तो अभी एक इसमें तो मॉडिफिकेशन खैर आया है यहाँ तक, तो कम से कम फालतू का जो प्रीमियम कटता था, हजारों रुपए प्रीमियम कटता था, वो कटना बंद हो गया है। तो सरकार क्या करती है, इन बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचवाती है। सरकार और इनके बैठे हुए जो दलाल हैं, राजनीतिक दल है, वहां पे बैठे रहते हैं, उन बीमा कंपनियों से ये पैसा लेते हैं। पैसा लेकर के इनकी सरकारें और पार्टियां चलती हैं और किसान को ठेका दिखा देते हैं। तो ये चल रहा है, पूरा ये प्रक्रिया है इस तरह से। तो इसका समाधान आंदोलन ही है और दूसरा इसका कोई समाधान नहीं है। किसान की जागरूकता ही है। किसान के लिए लिखने वाले पत्रकार चाहिए, किसान की आवाज उठाने वाले पत्रकार चाहिए, मीडिया चाहिए। बताइए, इस देश की मीडिया को बताइए, कितने ऐसे मीडिया चैनल हैं जो किसानों की बात को, मजदूरों की बात को उठाते हैं। मजदूरों का इतना बड़ा शोषण हो गया, अभी लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोगों ने बात उठाई है, लेकिन क्या उसको एक अभियान की तरह चलाया है? हम कहते हैं कि देश के 90% मीडिया में 1 महीने लगातार यही बात चल जाए तो तहलका मच जाएगा पूरे देश में। किसानों अरे की सर, बात जब को यदि लगातार रिया और प्रिया से टाइम मिले तब ना किसानों की बात आए। वही बात है ना। तो ये तो टीआरपी के चक्कर में, ये जो टीआरपी के चक्कर में, तो बात वही है कि सब जब सरकार की दलाली करनी है, मीडिया को भी सरकार की दलाली करनी है। हमेशा ये कहा जाता है कि जो मीडिया होती है वो अस्थायी विपक्ष होती है सरकार की, और यही लोकतंत्र की असली परिभाषा है, सही मायने में देखा जाए तो। क्योंकि अच्छा काम तो करने के लिए सरकार बैठी ही है, वो तो करेगी अच्छा काम, इसीलिए तो उसको चुना गया है। तो उसकी बड़ाई करने के लिए क्या मीडिया को बैठाया गया है? मीडिया उसकी बड़ाई करने के लिए नहीं बैठती है। यदि कोई कमी रह गई है तो कमी उजागर करने के लिए होती है। और जो सरकारें, जो राजनीतिक दल अपनी कमियों को नहीं सुन सकते हैं
मीडिया यदि मुखर होकर के बोलती है और उनको बैन करते हैं, उनके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है एक तरह से। मीडिया वालों को सरकार का स्थायी विपक्ष होना चाहिए, यही इसकी परिभाषा है। मीडिया को जनता की आवाज से मतलब होना चाहिए, जनता की आवाज उठानी चाहिए, मात्र गरीब की आवाज उठानी चाहिए, पीड़ित की आवाज उठानी चाहिए, यह है मीडिया का काम। बोले बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप अन्य मुद्दों को लेके लड़ाई लड़ते हैं और लगातार लड़ रहे हैं, तो मीडिया तो अपना काम करेगी और पूरा आपका साथ भी मीडिया को मिल रहा है। तो इसमें आप कुछ किसानों के लिए भी इस प्रकार से प्रयास करिए जिससे किसानों को भी न्याय मिल सके। समय बाकी समय पर हमारा भ्रष्टाचार तो प्रयास आपको हर रहता जगह है। दिखाई, हर बाकी तरह से। भ्रष्टाचार अब एक कमी नहीं हो रही। बिल्कुल व्यक्ति के तौर पे आप समस्याओं का समाधान पूरे देश की नहीं कर सकते हैं। इसको सबको मिलकर के ही काम करना पड़ेगा। और आप सब जितने भी हैं हमारे देश के जो लोग हैं, युवा वर्ग हैं, विशेष तौर पे, चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार से किसी भी फील्ड में जुड़े हुए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या जैसे भी हैं, हर व्यक्ति जब ये चाहेगा कि हमें सुधार लाना है, सुधार करना है, करवाना है, यदि इस भावना के साथ हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सुधार होगा। और काफी हद तक एक परिवर्तन की जो लहर चल रही है उसका अच्छा खासा इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तो हर व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा। सोशल मीडिया आजकल बहुत सशक्त माध्यम उभरा है। सोशल मीडिया तो बहुत पीछे छूट गई है। सोशल मीडिया आज सबसे सशक्त माध्यम है अपनी बात को रखने और पहुंचाने के लिए। हम इस विषय में यही कहना चाहते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया का सकारात्मक तौर पर उपयोग करिए और निश्चित तौर पर इससे भी काफी प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है। और हमने एक बात कही थी और उसको फिर रिपीट करता हूँ, आरटीआई की बात आई थी तो हमने कहा था कि सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा धारा 4 के अंतर्गत जानकारी साझा करने के लिए अपने अपने प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और जो सूचना आयुक्त हैं, जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं हर प्रदेश के, उनको लिखना चाहिए। आप लिखिए, उनको ईमेल करिए, ट्विटर में है, फेसबुक में है तो उनको टैग करिए। आप उनसे मांग करिए कि आप ज्यादा से जानकारी धारा 4 के अंतर्गत साझा करवाइए। पब्लिक को मोर देन 95% जो जानकारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होनी चाहिए। कुछ ही जानकारी के लिए मात्र आरटीआई लगाना पड़े, जो बहुत ही विशेष किस्म की जानकारी है जो पब्लिक को आसानी से साझा नहीं होती है। इसके लिए आप मांग करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लिखिए, क्योंकि जब आपकी बात जाएगी तो उनको विचार करना पड़ेगा। और इसके लिए अपडेट होना चाहिए। जानकारी एक बार साझा होने भर से नहीं होता है। जानकारी साझा होने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा अपडेट हो जानकारी, और हर विभाग उस जानकारी को समय समय पर तिमाही के तौर पे या मासिक के तौर पे या छमाही के तौर पे जैसा भी हो उसको साझा करता रहे। ये बहुत ही आवश्यक है। चलिए, आज हम लोग लगभग 2 घंटे का हमारा मीटिंग हो गया है, बहुत अच्छा रहा। आप लोग इसी तरह से ओपन फॉरम। नित्यानंद जी नहीं है, नित्यानंद जी चले गए, हमें लगता है वो जी चलिए आपके साथ बात कर लेता हूँ। ये जो आपने कहा धारा 4 के तहत जो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मांग पत्र हमें देना चाहिए, तो इसका एक कोई सेट फॉर्मेट अपन एक साथ बना लें और उसी को सारे लोग मिलके अपने अपने जिला स्तर से लेके और सभी को ज्ञापन के रूप में या मांग पत्र के रूप में उसको प्रस्तुत करें, तो शायद मुझे लगेगा अभियान एक अभियान टाइप का वो चल जाएगा। चलिए, ये भी किया जाएगा। बहुत अच्छा आपका सजेशन आया हुआ है, ये भी किया जाएगा। और अपन इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं और फॉर्मेट बना करके हम इसको सर्कुलेट करते हैं कि किस तरह से। वैसे ये विभाग वाइज हर विभाग की अलग अलग हो सकती है, तो हर विभाग के लिए आपको अलग अलग भी देना पड़ सकता है, लेकिन एक सामान्य तौर पर एक जनरल प्लेट प्रोफार्मा के तौर पे हम इसको बना करके आप लोगों को शेयर करते हैं और आप इसको दीजिए। बहुत अच्छा आपका सजेशन है जी, धन्यवाद। तो ठीक है, इसी के साथ हाँ जी, इसी के साथ आज का हमारा ये मीटिंग अब यहीं पे हमारा समाप्त करने का समय आ गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े और प्रयास करिए कि हर थर्सडे को 1-8 घंटे इसी तरह से समय आप लोग दिया करें, अपने नए नए कुछ मुद्दे लाएं, अपनी अपनी विचारधारा रखें, सिर्फ जुड़े ही नहीं, अपनी अपनी बातें भी आप। अब हमारी अगली मीटिंग दीपावली और इस त्योहार की बात होगी, इसलिए सभी लोगों को हमारे तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जी जी, धन्यवाद प्रियेश जी और आपको और सभी जुड़े हुए साथियों को जो जुड़ करके समय अभाव के कारण बाहर चले गए, उन सबको भी और समस्त देशवासियों को, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और अन्याय अत्याचार पर सत्य की विजय का जो प्रतीक है दीपोत्सव है हमारा दीपावली, और उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बिल्कुल इसी तरह से एक दीपक की तरह आप लोग प्रज्वलित रहिए अपने अपने क्षेत्र में, और इस दीपक को दीप से दीप इसी तरह से जलाते चलिए। और उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर प्रकाश फैलेगा, और प्रकाश आ चुका है काफी हद तक। इस प्रकाश को फैलाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौ माता।